सर क्या डिफरेंस है एक बिजनेस ओनर में और एक लाला में? ये मेरे दिल के बहुत नजदीक है। ये क्वेश्चन मेरे दिल के बहुत नजदीक है और मुझे बहुत गुस्सा आता है इस क्वेश्चन का आंसर करते वक्त कि अगर आप अपने गले से नहीं उठ पा रहे हो ना, तो आप खुद को सबसे पहले तो बिजनेस ओनर बोलना छोड़ दो। लोग कह रहे हैं अच्छा मैं 2 करोड़ का धंधा कर रहा हूँ, मैं धंधे नहीं हो भाई, तुम बंधुए मजदूर हो। Do you think multi-level marketing (MLM) is a scam or a successful business model? सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है। लोग स्कैम की तरह करते हैं, 95% स्कैम कर रहे हैं, इसलिए उसको स्कैम कहा जाता है। 10 लाख रुपए तुम MBA में दे रहे हो, इससे बढ़िया MLM ज्वाइन कर। Really? सेल्स नहीं होगा, धंधा नहीं आएगा, रेवेन्यू ग्रो नहीं होगा, पैसा बिजनेस में नहीं आएगा, बिजनेस को ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला। ऑक्सीजन नहीं मिली, बिजनेस खत्म। अच्छा सेल्स पर्सन ज्यादा बोलेगा, जो एक्सट्रोवर्ट होगा, और जो बेहतरीन सेल्स पर्सन होगा वो ज्यादा सुनेगा। एग्रेसिव सेलिंग करो, बहुत अच्छी बात है, जरूर करो। क्यों करो? अपने टारगेट मीट करने के लिए ना, उसकी क्या मदद कर दूं मैं आज, इस इंटेंशन से जाओ। इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, नहीं है तो साम दाम दंड भेद कुछ काम नहीं आएगा। You think Indian markets में पैनिक बाइंग ज्यादा होती है? इस टेक्निक का नाम है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है जी। वो ऐसा फोमो क्रिएट करते हैं कि सामने वाले को लगता है कि भाई आज ही ले लो वरना कल तो ऑफर गया। साइंस कहती है दैट लिसनिंग इज टू स्पीकिंग हैज टू बी 80:20। लोगों का उल्टा है ये रेशो। क्या सेल्स में डिस्काउंट देना इंपॉर्टेंट हो जाए? हाउ टू हैंडल रिजेक्शन इन सेल्स? एक तो सिचुएशन है मना कर दी, दूसरा है यस आई विल ट्रस्ट, और तीसरा है आई विल लेट यू। बता, अधिकतर सेल्स पर्सन जिनको हम लोग ट्रेन करते हैं वो इस इंप्रेशन में रहते हैं 20-50 हजार रुपए 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, क्या सर सेल्समैन आदमी हो। लो, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दैट कंपनी। से बनारस गए हो? यस यस। तो बनारस में आपने बहुत से ऐसे छोटी छोटी दुकानें देखी होंगी जो मतलब 100 साल से 150 साल से चल रही है। ऐतिहासिक दुकानें, ऐतिहासिक दुकानें अगर वो स्केल करने पे आ जाए तो अपनी वो क्वालिटी, वो नेचुरलिटी, वो चीज वो लूज कर देंगे। तो इस कंडीशन में क्या चीज सही है? खतरनाक। ये आपने धर्म संकट में डाल दिया सच में। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। इससे पहले यू वर मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर, फिर अचानक से सेल्स, ये ट्रांजिशन क्यों और कैसे? अचानक नहीं आशुतोष जी, मुझे लगता है कि जो भी होता है ना लाइफ में, इट होल्ड्स अ पर्पस। इंस्पेक्टर से आपका अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा है, इससे इतना लेना है, यहाँ से इतना खींचना है, यहाँ से अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा है। अलाइनमेंट नहीं होगा तो भाई ऐसे इंस्पेक्टर को भगाओ, फिर कोई Either you become the system or you get out of the system. गेट ऑफ द सिस्टम। कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स द टैलेंट। सबका एक वाई होता है, एक का वाई है The invisible middle. इनविजिबल मिडल, जो आप माय गॉड जो हमारी चर्चा हो रही थी अभी ऑफ वही वाला। तो NLP कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं सेल्स में, और क्या मैनिफेस्टेशन भी सेल्स में हेल्प कर सकता है? क्या बात, ये तो कुछ लेटेस्ट है। मतलब मैंने इतने पॉडकास्ट किए, मैंने आज तक ये डिस्कस नहीं किया, क्योंकि इसने पूछा नहीं। Do you admire any business person or business coach or sales person in India or outside India? रतन टाटा जी। आज कोई सोच ले कि मुझे इसी लाइफ में बनाना है, क्या बात, लार्जर देन लाइफ बिजनेस, क्या बात, क्या चाहिए? मजा आ गया सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट में, एंड वेलकम टू द शो। वी आर डिलाइटेड टू हैव यू हियर। थैंक यू आशुतोष जी, प्लेजर इज माइन। कैसे हो सर आप? एकदम बढ़िया, आप बताएं। एकदम शानदार। बिजनेस के जब भी हम बात करते हैं ना, तो ये बहुत छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप है ना, बिजनेस कर रहे हैं, रिटेल, ट्रेडर, B2B, B2C, बहुत सारे बिजनेस हैं, इसमें हम कंफ्यूज हैं। लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू सेल। आपको चाहे तो सर्विस बेचना है या प्रोडक्ट बेचना है, कुछ ना कुछ चीजें यू हैव टू सेल, है ना। तो बिजनेस में ये कोर प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको पता होनी चाहिए, और कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जो हमें आनी चाहिए फॉर अ सक्सेसफुल बिजनेस, है ना। और जब स्पेसिफिकली हम बात करते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग की, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारे लिए यही हो जाता है कि व्हाट इज सेल्स एंड व्हाट इज मार्केटिंग। बिल्कुल, दोनों में डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगता है कि बारीक सी लाइन है, वो अगर आपसे समझने को मिले तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या बात है। ठीक है, तो बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, मजा आएगा। सेल्स, मार्केटिंग, ये दोनों भाई हैं, ठीक है जी। एक ही माँ बाप के 2 सगे भाई हैं। बड़ा भाई जो है वो जो दुनिया में पहले आया था वो है मार्केटिंग। बड़ा भाई मार्केटिंग है और छोटा भाई है सेल्स, छोटा। हम बोलते हैं बिजनेस में सेल्स इज द ऑक्सीजन टू एनी बिजनेस। सेल्स नहीं होगा, धंधा नहीं आएगा, रेवेन्यू ग्रो नहीं होगा, पैसा बिजनेस में नहीं आएगा, बिजनेस को ऑक्सीजन नहीं मिलने वाली। ऑक्सीजन नहीं मिली, बिजनेस खत्म, एंटरप्रेन्योर खत्म। बात बिल्कुल सही है। सेल्स ऑक्सीजन है, सांस की तरह है। ह्यूमन बॉडी में सांस नहीं मिलेगी तो बात काम खराब, गेम ओवर। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो ऑर्गन जो सांस से डील कर रहा है, दैट इज द लंग्स। मार्केटिंग ना लंग्स है,
लंग्स को आपको हेल्दी करना पड़ेगा सबसे पहले। हम हर वक्त सेल्स के बारे में सोच रहे हैं, हर एंटरप्रेन्योर वो 1000 रुपए महीना कमा रहा है या फिर 1000 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट सेल्स। ऑल्दो मैं सेल्स कोच, सेल्स गुरु, सेल्स मेंटर, सेल्स ट्रेनिंग कंपनी चलाता हूं और मैं ऐसी बात मार्केटिंग की बात है, मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, करना ही पड़ेगा, इसमें मेरे फायदे के मेरे नुकसान की बात ही नहीं है। तो सबसे पहले लंग्स को स्ट्रॉन्ग करें, गुर्दा स्ट्रॉन्ग हो गया ना, उसकी कैपेसिटी ऑक्सीजन को इनहेल करने की बढ़िया हो गई, उसके बाद ऑक्सीजन का काम आता है। तो सबसे पहले मार्केटिंग, उसके बाद सेल्स। ओके सर, कोई इसको एक एग्जांपल के साथ समझा सकते हैं, किसी प्रोडक्ट का एग्जांपल लेकर, किसी कंपनी का कोई भी एक कैली एग्जांपल भी हो सकता है? बिल्कुल, बट कुछ एक प्रोडक्ट का एग्जांपल ले लीजिए, अगर इस प्रोडक्ट के लिए हमने ये किया तो ये है मार्केटिंग, इस प्रोडक्ट के लिए ये किया तो ये है सेल्स। बिल्कुल ठीक है। देखिए, मार्केटिंग होता है अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग दूसरे के सामने लाना। मतलब सबसे पहले आप ये समझिए आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। मतलब मेरे पास कोई एक पेन है, थैंक यू, मेरे पास एक ये पेन है, लेट सपोज ये मेरा कोई ब्रांड है, ब्रांड ARJ, ये 10,000 रुपए का एक पेन है, ठीक है जी। मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है, अगर वो डिफाइन नहीं है, मेरा गेम ओवर है। गेम ओवर होने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है जी। टारगेट ऑडियंस मतलब ये पेन कौन ले सकता है, मैं किसको ये पेन अपना बेच सकता हूँ 10,000 रुपए का, जिसकी पेइंग कैपेसिटी होगी, है ना। उसकी डिजायर कुछ अलग होगी। एक स्टूडेंट की डिजायर क्या होगी, भाई पेन दे दे, बस लिखने के काम आ जाए, मैं बस एग्जाम बढ़िया से लिख दूं, दैट्स इट। वो 10, 20, 50 रुपए का पेन लेगा, 100 रुपए का ले लेगा। ये जो मेरा टारगेट ऑडियंस है, जो मेरा कस्टमर है, इसका डिजायर कुछ और ही है, राइट। इसका डिजायर हो सकता है कि यार एलिगेंट लगना चाहिए, डिसेंट लगना चाहिए, जब ये चले तो बिल्कुल ऐसे मक्खन की तरह होना चाहिए, कुछ ऐसा उसका डिजायर हो सकता है। तो सबसे पहले हमें अपने टारगेट ऑडियंस को पकड़ना पड़ेगा, इसको बोलते हैं मार्केट। मार्केट में अपने आप को पोजीशन करना पड़ेगा। अब आपने टारगेट ऑडियंस तो पकड़ ली, मान के चलिए 100 करोड़ का बिजनेस करने वाला आपका टारगेट ऑडियंस है, उसको ये 10,000 रुपए का पेन बेचना है, पकड़ ली। आपने पोजीशन इसको ठीक से नहीं करा, अगर नहीं करा ना, आपने वैल्यू भी टेबल पे रख दी कि यार सच में ये बहुत वैल्यूएबल है, सच में 10,000 रुपए का पेन है, फिर भी वो उसको लेगा नहीं, क्योंकि इसकी पोजीशनिंग अब तक सही नहीं हुई उसके दिमाग में। इसको बोलते हैं ब्रांड की पोजीशनिंग। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सेल्स विदाउट मार्केटिंग, सेल्स विदाउट मार्केटिंग हो रही है और वहां पे फेल हो गई, हो गया, 100% फेल हो गया, मार्केटिंग सेट नहीं हुई अब तक। क्वेश्चन का आंसर कीजिए, प्यूमा और एडिडास, बड़ा ब्रांड कौन सा है? बोलिए कुछ भी एक नाम। प्यूमा, मैं कहूंगा एडिडास, राइट। जिसके दिमाग में जो परसेप्शन छप गया वो बड़ा ब्रांड होगी, खल्लास, सिंपल सी बात है। तो ब्रांड परसेप्शन उस मार्केटिंग के जरिए उस 100 करोड़ के बिजनेस ओनर के दिमाग में जाना चाहिए कि बॉस ये ARJ पेन है और ये सच में 10,000 रुपए का वर्थ है। अब मैं बेचना शुरू करूंगा, सर दिस इज माय पेन, इसके अंदर ये फीचर है, ये प्रोडक्ट है, ये ऐसे है, ये वैसे है। लोग गलती क्या कर रहे हैं, पोजीशनिंग सेट करी नहीं, टारगेट ऑडियंस पकड़ा नहीं, हर किसी को सर ये पेन ही, गाली खा के आ गए जो हो रहा है। एग्जैक्टली, ये दिस इज द सिनेरियो। और खासकर एक बहुत सवाल आता है सेल्स की, जब भी हम बात करते हैं सेल में दिस पेन, काफी लोग ये सवाल अक्सर इंटरव्यूज में भी देखा गया है, बिजनेस इंटरव्यूज में या पॉडकास्ट वगैरह में भी ये सवाल पूछते हैं। बट यस, पोजीशनिंग इज द गेम चेंजर, है ना, सेल्स में, मार्केटिंग पोजीशन। ओके सर, ये एप्पल, आपको लगता है कि जो एप्पल की फोन्स वगैरह बिकते हैं, मतलब इनकी मार्केट पोजीशनिंग की वजह से इनके ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है? टोटल पोजीशनिंग। क्या लगता है आपको, एप्पल इज अ मोबाइल फोन कंपनी? अगर ऐसा आपको लगता है तो आप भूले नहीं है मोबाइल फोन कंपनी, दिस इज अ टेक्नोलॉजी कंपनी, दिस इज एन एक्सपीरियंस बेस्ड कंपनी। वो एक्सपीरियंस देते हैं। एप्पल हमेशा, एप्पल क्या बना रहा है आईफोन को? आंसर इज नो। चाइना में, इंडिया में कहीं कहीं पर उसने आउटसोर्स कर दिया है। ये मेरा काम नहीं है, मैं तो सिर्फ मार्केट करूंगा, मैं एप्पल हूं, मैं मार्केट करूंगा, मैं बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी लाऊंगा, बेस्ट से बेस्ट डिसरप्शन करूंगा टेक्नोलॉजी में, और फिर उतारूंगा अपने प्रोडक्ट को। ऐसी पोजीशनिंग कर दूंगा कि 1 लाख की चीज 2 लाख में बेचूंगा और लोग लाइन लगाएंगे। लगा रहे हैं, मार्केट पोजीशनिंग। मार्केटिंग भगवान है, सेल्स तो फॉलो करती है। Really? Yes. You're the first one जो मेरे को ऐसे पॉडकास्ट में बोल रहे हैं या फिर मैंने कहीं सुना है, वरना तो मतलब सेल्स को ही बोलना है कि इट इज द बैकबोन ऑफ द कंपनी, और करेक्ट ऑब्वियसली है भी, बट आपने जो मार्केटिंग को अलग से पोजीशन दिया ना, मतलब दैट वाज अमेजिंग, जो सच है। ओके सर, जितने अभी हम, अगर हम सेल्स की भी बात करें, टेकिंग एग्जांपल ऑफ एनी, अगर कोई कार का शोरूम है या कोई स्टेशनरी शॉप, अभी हमने पेन का एग्जांपल लिया, कोई फोन मोबाइल शॉप है, वहां पे कोई भी सेल्स पर्सन है, व्हाट डू यू थिंक? सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट कि सेल्स, जो एक बहुत ही उम्दा सेल्स पर्सन है ना, जो आपको बहुत तगड़ा बिजनेस निकाल के दे रहा है, उसकी क्या ऐसी क्वालिटीज होती है जो उसको बहुत शानदार सेल्स पर्सन बनाता है? क्या बात है, लो जी अभी समझा देता हूं। ये फोन है मेरे पास, हाँ, आप
और आपकी ऑडियंस, हम जितने भी लोग ये देख रहे हैं इसको, हम अपनी लाइफ में 1 से 2 से 4 से 5 बार मोबाइल फोन खरीदने दुकान पे गए होंगे, बिल्कुल शॉप पर गए होंगे 100%, चाहे लिया ना हो चाहे ऑनलाइन ले लिया हो, पर गए होंगे, विजिट किया होगा मोबाइल शॉप को मोबाइल देखने के लिए। हाँ। आपने कहा कि मोबाइल खरीदना है, उसने दिखाना शुरू किया, 1-2 क्वेश्चंस पूछे इररिलेवेंट से, या फिर बजट पूछा, वो रेलेवेंट है। ठीक है। क्या कभी किसी सेल्समैन ने आपसे ये पूछा आशुतोष जी कि सर आप अभी कौन सा फोन यूज कर रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूं? किसी ने नहीं पूछा। सोच कर देखो, आप लोग इसको पॉज करो, सोच कर देखो, कभी नहीं पूछा। एक अच्छा सेल्समैन बढ़िया बोलता है, एक अच्छा सेल्समैन बढ़िया बोलता है, और जो बेहतरीन सेल्स पर्सन होता है ना, आउटस्टैंडिंग सेल्स पर्सन या बिजनेस पर्सन, वो अच्छा सुनता है। यस, वो सुनता है बढ़िया। जिसने बढ़िया सुन लिया ना, 80% अपना टाइम सुनने पे लगा दिया, उसका क्या पेन है, क्या डिजायर है, वो समझ में आ गया, उसके बाद पिच करो ना यार, आराम से बिकेगा माल। तो मैं वापस आता हूँ उसके क्वेश्चन पे, सर क्या, अच्छा आप ये वाला फोन यूज कर रहे हैं, अब उसको समझ में आ गया क्या इसका लेवल है, किस तरह का फोन ऑलरेडी यूज करता है ना। अब खुद सोचो, उसके पास एप्पल है, आप उसको ओप्पो दोगे क्या, पिच भी नहीं कर सकते, है ना। हाँ। जैसे ही पिच करा, वो वहीं पे डिस्कनेक्टेड फील करेगा, और वहां से वो खिसकने की कोशिश करेगा कि यार इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे क्या चाहिए, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मी, आगे बढ़ो, राइट। दूसरा रेलेवेंट क्वेश्चन, अच्छा ये मोबाइल आप, नाइस चॉइस, नाइस चॉइस, ऐसे करके वो कॉम्प्लीमेंट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्या मैं जान सकता हूँ इस प्रेजेंट फोन में आप क्या परेशानियां फेस कर रहे हैं? आपको नहीं लगता वो एक गेम चेंजर क्वेश्चन है? वो बताएगा, एब्सोल्युटली, वो बताएगा कि यार लेट सपोज उसने बोला अंकित मेरा बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग का काम है, इसमें ना मैं बैटरी से इसके परेशान हूँ, है ना, ड्रेन हो जाती है हर वक्त, मैं हर 5 घंटे में चार्ज कर रहा हूँ। आपने उसका पेन पॉइंट पकड़ लिया, अब उस पेन पॉइंट को हिट द बुल्सआई करो ना, खटाक से सेल होगी। और वो लगा पड़ा है अपने फोन के 50 फीचर्स गिनवाने में, 50 पेन पॉइंट को टच करने में लगा हुआ है। सोचो ना कि मेरे यहां से लेकर यहां तक दर्द है, और लगे पड़े हम लोग, मेरे यहां से लेकर यहां तक में यहां पर दर्द है, लेट सपोज यहां पर दर्द है, और डॉक्टर लगा पड़ा है, पूछ लो ना कहाँ दर्द है, वही पूछ लो और फिर वहां दबा दो ना, दर्द खत्म कर दो ना। करते ही नहीं। सेल्स बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, अप्लाई नहीं करते। ओके, सेल्स की डेफिनेशन क्या है आपके लिए? व्हाट इज सेल्स फॉर यू? सेलिंग इज इक्वल टू सर्विंग। ओके, सर्विंग। लोग बोलते हैं मैं बहुत दुखी होता हूँ वीडियोस देखकर, सर मैं दुनिया का सबसे बढ़िया सेल्स पर्सन हूं। क्यों? सर मैं गंजे को भी ना कंघी बेच देता हूँ। ये तो बहुत मूर्खतापूर्ण काम है। देखो, नीड एनालिसिस करना है। अंकित जैन मान के चलिए गंजा है, आपने नीड एनालिसिस करा, मैंने कहा सर मुझे जरूरत नहीं है कंघे की, मेरे बाल नहीं है, आई एम सॉरी, चलो समझ में आ गया, नीड एनालिसिस करा, नीड नहीं है, अब नीड जनरेट करो, नीड जनरेट करो। फालतू के ख्याली पुलाव मत पकाओ कि यार अंकित जस्ट इमेजिन आज आप यहां पर बैठे हो, कल आपके बाल आ जाए, परसों आपको कंघी, व्हाट द हेल। तो नीड को जनरेट करना है, उसके भी तरीके हैं। तो मैं एथिकल सेलिंग सिखाता हूं हमेशा। जितनी भी कंपनीज में हम लोग गए हैं, सर 2 रुपए कम कमाएंगे, आज 2 रुपए कम कमा रहे हैं, कल वो 20 रुपए का फालतू का प्रॉफिट देकर जाएगा, गारंटीड। पर एथिकल सेलिंग करनी है। गंजे को कंघी बेचना मैं नहीं सिखाता। 2-4 कंपनीज मेरे हाथ से निकल गई मतलब वो क्लाइंट नहीं बने हमारे। सर बिकॉज़ ऑफ दिस एथिकल सेलिंग। कह रहे सर कैसे भी करा के ये करो वो करो, बाय हुक और बाय क्रूक उंगली टेढ़ी करो, सब नहीं होगा। टेक्निक है, अप्लाई करेंगे, सही में इंप्लीमेंट होगी, पर एथिकल सेलिंग है क्या? नहीं है तो सॉरी। सर कहते हैं साम दाम दंड भेद सब लगा दो इन सेलिंग, लेकिन बेचना है तो बेचना है, जरूरत नहीं है। एग्रेसिव सेलिंग करो, बहुत अच्छी बात है, जरूर करो। क्यों करो? अपने टारगेट मीट करने के लिए ना, उसकी क्या मदद कर दूं मैं आज, इस इंटेंशन से जाओ। इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, नहीं है तो साम दाम दंड भेद कुछ काम नहीं आएगा। परेशान हो जाओगे, टारगेट अचीव नहीं होगा, उसके बाद फिर बॉस गाली दे रहा है, क्लाइंट गाली दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, मजेदार काम। यू थिंक इंडियन मार्केट्स में पैनिक बाइंग ज्यादा होती है? पैनिक बाइंग, यस, पैनिक बाइंग तो होती है। कोविड में भी हमने देखा, एब्सोल्युटली, है ना। उसके बाद अभी अगर मान लीजिए गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने पैनिक बाइंग कर लिया है ना, कि क्या पता कल को और ऊपर बढ़ जाए, हम अभी ना ले पाए। कुछ लोग नहीं कर रहे कि यार क्या पता गिर जाए, क्या पता गिर जाए। सही बात है, साइकोलॉजी है। पैनिक बाइंग, पैनिक सेलिंग, ये सारा कुछ मार्केट का पार्ट है। मार्केट का पार्ट है। देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी है। इंडिया में नहीं, यूएस में भी जाओगे, वहां पर भी लोग पैनिक बाइंग करते हो। सेलर्स को भी हमने देखा है, जैसे लेट्स सपोज यू आर इन अ कार शोरूम, राइट, हम लोग कार, सर अभी ले लो, ये अगले साल ये फिर से कंपनी प्राइस रिवाइज कर देगी, फिर आपको 1 लाख रुपए महंगा पड़ जाएगा। जस्ट एक एग्जांपल है। तो वो पैनिक सेलिंग भी करने की कोशिश करते हैं। तो दैट टू इज, मतलब कि आपने जो एथिकल सेलिंग की बात की, तो ये उसमें फिर नहीं आता। बिल्कुल, ये अलग हो जाता है उससे। इसका मैं आपको एग्जांपल दूं,
रियल लाइफ एग्जांपल एकदम जो मेरे साथ घटित हुआ है कुछ महीने पहले। पहले तो मैं इस टेक्निक को बताता हूँ। इस टेक्निक का नाम है फेनिक्स सेलिंग, जो आप कह रहे हैं इस टेक्निक का नाम है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है जी। वो ऐसा फोमो क्रिएट करते हैं कि सामने वाले को लगता है कि भाई आज ही ले लो वरना कल तो ऑफर गया, खत्म हूं मैं, कल तो कुछ नहीं मिल पाएगा मुझको। अर्जेंट सेलिंग, अर्जेंसी क्रिएट, बिग बिलियन डेज हम लोग देखते हैं। बिग बिलियन डेज, बिल्कुल ठीक, ये सब होता है। आपने देखा होगा बिग बिलियन डेज में या फिर किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म की सेलिंग करते हैं, फ्लैश सेल्स होता है। कभी ना आप एनालाइज करना उठाकर, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस दिन मान के चलिए उस दिन वो 5,000 का प्रोडक्ट बिक रहा है, ठीक है, 6 महीने पहले या फिर 2 दिन पहले वो 48 का था, वो डिस्काउंट में 5,000 का मिल रहा है। एक्चुअली मैं ऐसा होता है, मैंने भी फील किया है, मैंने एक्सपीरियंस करके देखा है ये सब। बिल्कुल। तो मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। मैं हमेशा प्रैक्टिकली समझाते हैं हम लोगों को, सेलिंग इज अ साइंस। इस साइंस को हमें समझाना बड़ा जरूरी है, उनके दिमाग में डालना जरूरी है। क्या कि अर्जेंसी क्रिएट करनी है, अगर नहीं करी तो माल बिकेगा नहीं। क्रिएट करनी है पर एथिकली करनी है। कैसे? कुछ महीने पहले मैं एक हाई एंड एक कार देख रहा था परचेज करने के लिए, तो उसके बाद ना जीएसटी रिफॉर्म की न्यूज आई। जीएसटी रिफॉर्म हो रहा है, जीएसटी रिफॉर्म हो रहा है, कुछ कुछ जो प्रीमियम मॉडल है ना उस पे और जीएसटी हो जाएगा, आपको और पे करना पड़ेगा, राइट। तो मेरे पास कॉल आया, उस शोरूम से कॉल आया, मैनेजर का कॉल आना शुरू हुआ। मैंने कहा नहीं यार ये ऐसी कर रहा है, और एक्चुअली में मैंने परचेज नहीं करी, और उसके बाद जीएसटी का रेट प्रीमियम पे और ज्यादा बढ़ गया। तो एक्चुअली में वो हुआ, दैट इज कॉल्ड एथिकल अर्जेंसी क्रिएशन। एथिकली कर रहा था, अर्जेंसी क्रिएट कर रहा था कि बॉस अंकित तेरा नुकसान है, उसके बाद तेरी मर्जी, दिस इज योर लॉस, आज लो वरना कल आपका ये नुकसान होने वाला है। एथिकल सेलिंग करेंगे ना, क्या दिक्कत? यस, बहुत लोग कर रहे हैं ऐसा, मतलब यस। सो ओके, सो दिस इज समवन जो एक बढ़िया सेल्स पर्सन है, मतलब ये उसकी क्वालिटीज है ना। ओके सर, ओके, लेट मी आस्क यू वन थिंग कि लेट्स से कि उसने सेलिंग कर ली, उसने पिच कर ली, ओके, ये सॉरी यहीं से शुरू करते हैं ना, पिचिंग से। अब मेरे पास कोई भी एक XYZ प्रोडक्ट है, एक अच्छा सेल्स पर्सन की क्वालिटीज आपने बता दी कि ये सेल्स पर्सन की क्वालिटीज है। क्या उस सेल्स पर्सन को इंट्रोवर्ट होना इंपॉर्टेंट है या एक्सट्रोवर्ट होना या एम्बीवर्ट? कहते हैं लोग कि जो एक्सट्रोवर्ट पर्सन है दे आर ओनली पर्सन हु मस्ट बी डूइंग सेल्स, राइट। लेकिन मैंने बहुत बार ऐसा देखा है जो एम्बीवर्ट भी हैं, जो इंट्रोवर्ट भी हैं, वो भी बहुत अच्छा सेल्स कर लेते हैं, बिल्कुल, है ना। आपका क्या मानना है? मैं क्विकली बताता हूँ, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट और इंट्रोवर्ट। लोग बोलते हैं भाई एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, यू हैव टू जस्ट रीच आउट टू पीपल, रीच आउट टू स्ट्रेंजर्स, दैट हे हेलो मेरा नाम अंकित, आपका नाम क्या है, ये करना पड़ेगा। इस तरह का बिहेवियर होगा तो आप सेल्स में बढ़िया हो। एब्सोल्युटली ऑपोजिट है। मैं साइंस के हिसाब से आपको समझाता हूँ अभी के अभी 1 मिनट के अंदर। जो इंट्रोवर्ट होगा ना वो सबसे बढ़िया सेल्स करके देगा। क्यों? क्योंकि ना उसको बोलना ज्यादा पसंद नहीं है, उसको पीछे हटना पसंद है, उसको सुनना पसंद है। वो एक अच्छा एब्जॉर्बर है, अच्छा एब्जॉर्बर है। अच्छा एब्जॉर्बर कौन होगा? जो सच में बातों को सुन रहा है। मैंने अभी भी बोला कि एक अच्छा सेल्स पर्सन ज्यादा बोलेगा जो एक्सट्रोवर्ट होगा, और जो बेहतरीन सेल्स पर्सन होगा वो ज्यादा सुनेगा जो चुप है। साइंस कहती है दैट लिसनिंग इज टू स्पीकिंग हैज टू बी 80:20। लोगों का उल्टा है ये रेशो, उल्टा। जल्दी में है, सर मेरा पेन देख लीजिए, सर ये वाला प्रोडक्ट है, सर ये इसके फीचर्स है, ये बेनिफिट है, सर ये आपके ये है, ये प्राइस है, ये डिस्काउंट है, सर ले लीजिए। जल्दी में है बेचने की। हमने बसों में, डीटीसी बसों में अक्सर ये ऐसे यही सेलिंग है सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़े बड़े शोरूम्स में हो रहा है, हर जगह पर हो रहा है, गलत तरह से सेल हो रहा है। हम लोग चैनल सेल्स करवाते हैं, अलग अलग कंपनीज की चैनल सेल्स होती है, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स उनको बनाने होते हैं, रिटेलर्स, होलसेलर्स। तो अक्सर जो सेल्स पर्सन है वो ये गलती कर रहे हैं, दे आर इन अ हरी टू टेल देयर थिंग। अरे नहीं, अपनी चीज मत बताओ, बैठो, उसकी चीज सुनो, उसके मन की बात पढ़ो, वो क्या चाहता है। वो एक डीलर है, लेट्स सपोज, वो क्या बनना चाहता है, क्या उसकी सीक्रेट बर्निंग डिजायर है, क्या उसका पेन है। मान के चलिए आप ब्रांड ए है, आपने कहा साहब हमारा माल रख लो, वो ब्रांड बी ऑलरेडी कर रहा है। आपको ये जानने की जरूरत है ब्रांड बी को, अच्छा 10 साल से ब्रांड बी कर रहा है, वाओ, कि कहाँ दिक्कत फेस कर रहा है उस टाइम ब्रांड बी में। वो दिक्कत को कैप्चर करना पड़ेगा ना। जिस दिन कैप्चर कर दिया वो इंटरेस्टेड होगा कि हाँ यार चलो ए भी रखते हैं, थोड़ा माल ए का भी रखते हैं, शुरू करते हैं। अदरवाइज द पर्सन विल कीप यू घोस्टिंग। हाँ बताता हूँ, देखता हूँ। सर पर इंडियन मार्केट्स को अगर आप एनालाइज करते हैं तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है यहाँ पे, है ना। और जिसने वॉल्यूम कैप्चर कर लिया, आइदर यू हैव द प्रोडक्ट, आइदर यू हैव द वॉल्यूम, ओके, है ना। सेल्स में अगर आपको मार्केट में कैप्चर करना है मार्केट पूरा, लाइक एग्जांपल लेते हैं, कार कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, मारुति सुजुकी कैप्चर 60% ऑफ द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम पूरा कैप्चर करती है वो, है ना, पैसेंजर सेगमेंट में। बिल्कुल। पर वो क्या कर रही है, सेफ्टी नॉर्म्स में भी उतनी कार उसकी है नहीं अप टू द मार्क, राइट, बट फिर भी लोग खरीद रहे हैं, है ना। वॉल्यूम है, उसने कैप्चर करके रखा हुआ है ये पूरा वॉल्यूम।
लेकिन अगर मैं हट के थोड़ा अपने वापस क्वेश्चन पे आता हूँ, लाइक पॉलिसीज बेच रही है जो कंपनी है ना, जो लोन्स दे रही है, क्रेडिट कार्ड बेच रही है, वो सब क्या कर रहे हैं, वो पैनिक ही क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में। बिना पैनिक क्रिएट करे उनका बिजनेस नहीं चलेगा। तो वहां पे कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जहां पे पैनिक क्रिएट करवाया जा रहा है बाय टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि उन्होंने नहीं किया तो कोई और कर लेगा, सही बात है। एंड दे विल टेक द लॉसेस। उनको उनका मतलब हर्जाना ये भी हो सकता है कि वो मार्केट से बाहर हो जाए। एब्सोल्युटली। इसके अंदर एथिकल एग्जांपल बताऊं अभी की? हाँ हाँ प्लीज। इंश्योरेंस की आपने बात करी, हाँ। टर्म इंश्योरेंस है, अगर आप मरे तो फायदा, नहीं मरे तो ओ माय गॉड ये तो नुकसान हो गया यार, इतने पैसे तुम हर साल ले जाओगे, इतना मोटा प्रीमियम, यार मैं तो नहीं दे रहा। तो यहाँ पे जो कंपनीज ऐड कर रही हैं या फिर जो इंश्योरेंस एजेंट है वो बता रहा है भाई कल खुदा ना खास्ता अगर आप कल ना रहे तो आपके फैमिली को टेक केयर कौन करेगा। तो ये जो अर्जेंसी क्रिएट हो रही है, दिस इज एथिकल सेलिंग। वो उनका बेनिफिट ही तो करा रहा है, दिस इज टोटली फाइन। गलत क्या है इसमें? लेकिन सर जिस बंदे को अवेयरनेस ही नहीं है, लेट सपोज कि क्रेडिट कार्ड आप बेच रहे हो, अब उसको पता ही नहीं है कि एक वाइज यूज क्या है क्रेडिट का। आपने को आपके पास अगर इतनी पावर्स आ जाती है, आपके पास बाइंग कैपेसिटी आपकी इंस्टेंटली आपके पास इतना इंप्रूव हो गया है ना, एक्सपोनेंशियली इंप्रूव हो गया, तो यू विल हैव अ दैट थिंग, आप कुछ भी खरीदोगे ना यार, वो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएगी। पर ये आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा कि दिस विल बी लाइबिलिटी टू यू सर, आपको ये भी भुगतना पड़ेगा। नहीं अरे नहीं सर, आपको बेनिफिट होगा, आप ले लो। ये बैड साइड है, ये अनएथिकल साइड है। सर आपको ये बेनिफिट हो रहा है, सर आज पे करो, 50 दिन के बाद दे देना, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं बता रहे कि जो 51वें दिन अगर दिया, आपको एक बात और बताऊं कि मान के चलिए 50,000 रुपए का बिल बना, ठीक है जी, किसी बंदे ने 49,000 रुपीज पे कर दिया, 1,000 रुपए पे नहीं कर पाया, उसके पास थे नहीं, तो 51st डे जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितने पे लगेगा? पूरे अमाउंट पे 50 पे लगेगा। वो बता ही नहीं रहे, इसको बोलते हैं अनएथिकल सेलिंग। बताओ पहले, मैं कह रहा हूँ ये काम करना गलत नहीं है भाई, कंपनी है उसको भी तो जीना है, उसको भी तो प्रॉफिट कमाना है, दैट्स टोटली फाइन। पर बताओ बस ऐसा हो जाएगा अगर नहीं कर, कस्टमर जा सकता है। यस ओके ठीक है, सेल्स पर्सन तो बन गया हमारा, मार्केट में हमने पोजीशन भी कर लिया अपने आपको। नाउ व्हाट कि अगर हमको सेल्स की पिच हमने की किसी कस्टमर के सामने में और हमें वो मना कर देता है, सो हाउ टू हैंडल रिजेक्शन इन सेल्स? क्या बात है, सबसे आसान है। देखिए, एक तो सिचुएशन है मना कर दिया, नो आशुतोष जी मुझे आपका ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, थैंक यू, नो। दूसरा है यस आई एम इंटरेस्टेड, और तीसरा है आई विल लेट यू नो। बताता हूं, कई बार होता है, देखता मुझे लगता है कि मैक्सिमम टाइम लोग मना नहीं करते, यही करते हैं। क्या लग रहा है आपको? बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन क्या है? मैं एग्जांपल देता हूं, ऑब्जेक्शंस के एग्जांपल देता हूं। एम्प्टी एन्युटी प्रिंसिपल होता है, मनी इज एन ऑब्जेक्शन, कि भाई 10,000 का पेन है यार, इतने पैसे मुझे नहीं लगाने, मनी एक ऑब्जेक्शन है। लेट्स सपोज टारगेट ऑडियंस है 100 करोड़ का आदमी है, 10,000 का पेन सामने रखा है, वो कह रहा है 10,000 रुपए नहीं डालने हैं, मनी ऑब्जेक्शन है, राइट है ना? तो मनी। दूसरा ऑब्जेक्शन टाइम, नहीं यार अभी टाइम ही है मिलने का, मुझे मिलना ही नहीं है, तो उसको अर्जेंसी नहीं लग रही है, तो मनी टाइम। एम्प्टी एन्युटी, देन नीड, उसको नीड ही नहीं है, यू अर्जेंसी ही नहीं है, अभी नहीं लेना। और पांचवा टी जो है सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन जो है वो है ट्रस्ट। मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स ऑब्जेक्शन है ट्रस्ट, आपको लग रहा है ऑब्जेक्शन है नीड, ऑब्जेक्शन एक्चुअली में है ट्रस्ट, आपको लग रहा है मनी, ऑब्जेक्शन है ट्रस्ट, आपको लग रहा है टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या लग रहा है आपको? ये जो बिजनेसमैन है 100 करोड़ का, 10,000 रुपए टाइम, इसको मनी की प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। आप ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाए, आप अब तक ये उसको नहीं बता पाए कि भाई 1 लाख रुपए की वैल्यू देने वाला है ये पेन आपको, तब जाके तो 10,000 रुपए देगा इसके। आप वैल्यू डिलीवर नहीं कर पाए, उसके दिमाग में जस्टिफिकेशन नहीं बिठा पाए, वो क्यों देगा? कोई भी नहीं देगा, बेवकूफ थोड़ी है वो, बेवकूफ है बिजनेसमैन, बेवकूफ नहीं है बिजनेसमैन है वो, है ना? क्यों देगा? तो ऑब्जेक्शन सबसे बड़ा होता है ट्रस्ट। जिस दिन ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, ये ना हाँ सारी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने आपको तीसरा ऑप्शन बताया, दैट इज बताता हूं, करता हूं, टीम से बात करता हूं, ये मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स तब होता है जब ट्रस्ट डेफिसिट में चल रहा है क्लाइंट, उस डेफिसिट को सरप्लस में बदलना पड़ेगा। ओके, हाउ टू विन ट्रस्ट ऑफ योर कस्टमर? क्या बात, बिल्कुल ट्रस्ट बिल्ड करना है, सेलिंग नहीं करनी। हम जाते ही, अच्छा पहले ट्रस्ट बिल्ड करना है ना, ट्रस्ट बिल्ड करना, पेन पॉइंट समझना है, ट्रस्ट बिल्ड करना, रैपोर्ट बिल्डिंग, रैपोर्ट बिल्डिंग, रिलेशन बिल्ड करना है। कंपनी डील नहीं कर रही कंपनी से, बंदा डील कर रहा है बंदे से। मैं आपको 10,000 का पेन बेचने आया हूं, अंकित है, कोई इंसान है, इसको दर्द होता है चूटी मारने पर, यस, सामने आशुतोष जी बैठे हैं, तो बंदा बेच रहा है बंदे को। अधिकतर सेल्स पर्सन जिनको हम लोग ट्रेन करते हैं वो इस इंप्रेशन में रहते हैं, सर क्या सर, मैं तो छोटा सा आदमी, सर मैं 20-50 हजार रुपए 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, क्या सर मैं तो सेल्समैन आदमी हूँ। लो,
यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दैट कंपनी। एग्जैक्टली। हम एनएलपी टेक्निक के जरिए उनके माइंड सेट के अंदर डालते हैं, घोट घोट के पिलाते हैं उनको ये क्या कि तू भाई चलता फिरता ब्रांड एम्बेसडर है कंपनी का, ये 100 करोड़ का मालिक है सामने, एबीसी तो नहीं जा सकता ना हर जगह, तुम जा रहे हो, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर। तो उस लेवल पे ट्रस्ट जब बिल्ड होगा, उस लेवल पे जब कन्विक्शन के साथ वो बंदा बोलेगा, तो गेम चेंज हो गई। सेल करना नहीं पड़ेगा, वो कहेगा यार दिखाओ तो अपना प्रोडक्ट है क्या आपके पास, उल्टा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रैपोर्ट बिल्डिंग, रिलेशन बिल्डिंग। रिलेशन बिल्ड करना है, रिलेशन बिल्ड करने की भी टेक्निक्स होती है बहुत सारी, कैसे बिल्ड करना है। पिच करना है लास्ट में, एकदम लास्ट में। हम पिच करने की जल्दी में है, जल्दी से लाला को माल बेच दे। ओके सर, ये B2B और B2C सेलिंग में क्या डिफरेंस है कि हम कुछ जब भी नहीं। बात करते हैं? बिल्कुल एक या कुछ फर्क होता है, टेक्निकलिटीज कुछ ऐसी हैं जो चेंज हो जाती हैं? मैं बताता हूँ, बहुत अलग अलग तरह से सेल कर सकते हैं। जैसे आपने मोबाइल बनाया, आप मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, अब आप सीधा अंकित को आगे तो नहीं दोगे माल कि मैं किसी अंकित को ढूंढूंगा, मैं किसी अनुज को ढूंढूंगा। इसको बोलेंगे B2C, बिजनेस टू कस्टमर। डायरेक्टली अंकित को दे रहे हो, अगर आप डायरेक्टली अंकित को दे रहे हो तो बहुत मुश्किल पड़ेगी आपको, आपने चैनल नेटवर्क नहीं बनाया, इसलिए लोग B2C इस तरह से डील नहीं करते जल्दी से, वो B2B करना चाहेंगे, बिजनेस टू बिजनेस। मतलब उन्होंने चैनल पार्टनर्स बनाए बीच में, उन्होंने कोई डीलर, कोई दुकानदार, कोई रिटेलर, कोई होलसेलर, कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई CNF, कोई अलग अलग तरह के लोग बिठाए हैं जो इस डिस्ट्रीब्यूशन को संभालेंगे। तो इस मोबाइल मैन्युफैक्चरर के कस्टमर कौन है? ये लोग हैं, ये लोग आगे बेचेंगे, तो इसलिए B2B कहलाएगा। दूसरा हो गया B2C, आपने कोई चीज बनाई, आप किसी ने छोले कुलचे बनाए, ठीक है जी, बाहर खड़े होके छोले कुलचे बनाए, अब कोई अंकित और कोई आशुतोष जी खाने जा रहे हैं, तो वो हो गया B2C, डायरेक्टली कस्टमर से कनेक्शन हो रहा है, डायरेक्टली कस्टमर से पैसा ले रहे हैं, इसको बोलेंगे B2C। एक होता है D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर। ऑनलाइन पोर्टल्स जितने भी Amazon पे ऑनलाइन पोर्टल्स चल रहे हैं, दिस इज D2C, डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहे हैं, कोई चैनल पार्टनर नहीं, नथिंग डूइंग, बीच में कुछ है ही नहीं, कोई मार्जिन कटेगा ही नहीं कहीं पर भी, ठीक है जी। एक होता है B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट, जहां पर टेंडरिंग होती है, जेम पोर्टल के जरिए आपको टेंडर लगाना होता है। 1000 माइक का ऑर्डर आया, ठीक है जी, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, तो मैं जेम के अंदर जाऊंगा, अप्लाई करूंगा, टेंडरिंग होगी, जिसका L1 होगा वो जीत जाएगा, इसको बोलते हैं B2G। तो अलग अलग चैनल सेल्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो वो अलग सेल्स होती है। अलग अलग आपको अपना माल किस तरह से बेचना है सामने वाले को, वो देखना पड़ेगा। सर इंडिया में अगर बिजनेस करना है हम लोगों को, सो कोई भी आपने ऐसे चैनल्स का नाम बताया, जैसे अगर हम डायरेक्टली कस्टमर्स को बेच रहे हैं, वो इतना ज़्यादा शायद हम ना एग्जीक्यूट कर पाए, हमको बीच में चाहिए होगा, चैनल चाहिए होगा टू मेक आवर प्रोडक्ट रीच टू द कस्टमर। लेकिन इंडिया में लेट से मुझे अगर अपना बिजनेस खड़ा करना है, तो मुझे तो वो चैनल पार्टनर्स मेरे को चाहिए ही होंगे, लेकिन चैनल पार्टनर्स को इंटीग्रेट करते करते मेरा तो मार्जिन ही खत्म हो जाएगा, जो मेरा प्रोडक्ट का मार्जिन है। ये भी तो एक चैलेंज है नए ब्रांड के लिए या प्रोडक्ट के लिए। वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। देखो, आप सारे काम खुद तो नहीं कर सकते, आप एक बिजनेस ओनर है, इसी चैनल सेल्स में एक चीज आती है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी दो ना, जैसे मेरा बिजनेस है, मैं UGS ट्रेनिंग कंपनी चला रहा हूँ, पहले मैं अकेला था, 5 साल पहले मैं 1 मैन आर्मी था, मैं डील भी क्लोज करता था, मैं इनवॉइस भी बनाता था, मैं ट्रेनिंग भी दे के आता था, मैं पेमेंट भी कलेक्ट, सब कुछ मैं करता था। धीरे धीरे करके टीम बनी, मेरे पास अलग अलग वर्टिकल्स में लोग हैं। एक वर्टिकल है ट्रेनिंग, मेरे पास ट्रेनिंग में भी लोग हैं, वी आर हैविंग इन हाउस ट्रेनर्स जो मेरे से भी ज्यादा क्वालिफाइड है। मेरे पास 15 साल का सेल्स एक्सपीरियंस है, उनके पास 25 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है जी। तो अब ये एक लेवल हो गया ग्रो करने का, मैं स्केल कर पा रहा हूँ। क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पॉडकास्ट कर रहा हूँ और वहां पर ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है जी। एक बंदा ट्रेनिंग ले रहा है, एक जो मेरा क्लोजर है वो डील को क्लोज कर रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, इस तरह स्केल कर पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद मुझे और ऊपर जाना है, तो सर चैनल पार्टनर लगेगा। अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ? B2C कर रहा हूँ। B2C मतलब जो डायरेक्ट 100 करोड़ का कोई बिजनेस ओनर है, 500 करोड़ की कोई कंपनी है, वो कह रहा है कि ट्रेनिंग करानी है, तो उनसे हम डायरेक्टली डील कर रहे हैं, वो मेरा कस्टमर है, तो वो B2C हो गए। B2B कब करूंगा? जब बीच में चैनल सेल्स आ जाएगी। कैसे आएगी? मेरे केस में कैसे आएगी? मैं एक फ्रेंचाइजी खोलूं, जैसे आपने देखा होगा ग्रांट कार्डॉन, ये एक US में सेल्स गुरु है, एंटरप्रेन्योर है बहुत बड़े, उनकी फ्रेंचाइजी चलती है। ट्रेनिंग इंडस्ट्री में बहुत जगह पर फ्रेंचाइजी चलती है, तो UGS के नाम से एक फ्रेंचाइजी खुल जाए, दिल्ली में ही एक और, मुंबई में कोई और, वो लोग उस फ्रेंचाइजी को रन करेंगे, बिजनेस मॉडल हमारा चल रहा होगा, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हमारे चल रहे होंगे, और वो फिर उनको पिच कर रहे होंगे। अब हमारा कस्टमर कौन हो गया? ये फ्रेंचाइजी वाला। तो हम कर रहे हैं B2B, वो आगे बेचेगा। सोचकर देखिए सर, पहले अगर मैं 100 रुपए कमा रहा था एक फ्रेंचाइजी से, जो मैं खुद ओन कर रहा था, ठीक है जी, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, कोको मॉडल,
तो फ्रेंचाइजी के अंदर खैर वो अलग सब्जेक्ट आ जाएगा। ये मैं खुद 100 रुपए कमा रहा था, ठीक है। अब मैंने एक बंदे को काम दिया, भाई आप बिजनेस करना चाहते हो, अच्छा आपके पास इतने लाख रुपए हैं, चलो आ जाओ आप हमारी फ्रेंचाइजी ले लो और लोगों को ट्रेनिंग दो, हम आप सारा आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। लेट सपोज उसने 50 रुपए कमा लिए, ठीक है जी, उसमें से 25 उसने रख लिए, 25 मैंने कुछ ज्यादा बिना करे कमाए है ना, क्योंकि मेहनत तो सारी उसकी है ना, 25 रुपए कमा लिए। इस तरह करके 25 25 25 25 4 फ्रेंचाइजी से मैं 100 रुपए और कमा पा रहा हूं बिना कुछ करे। तो ये गेम होता है चैनलिंग का, पार्टनरशिप का, कोलैबोरेशन का, फ्रेंचाइजिंग का। अमेजिंग, मतलब आई एम स्पीचलेस। बढ़िया, वाओ। सर क्या डिफरेंस है एक बिजनेस ओनर में और एक लाला में? ये मेरे दिल के बहुत नजदीक है, ये क्वेश्चन मेरे दिल के बहुत नजदीक है और मुझे बहुत गुस्सा आता है इस क्वेश्चन का आंसर करते वक्त। गुस्सा बताता हूँ क्यों आता है। इंडिया में, मैं तो सर इंडिया की बात करूंगा, बाहर की बात मैं करूंगा ही नहीं। मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स, अभी मैंने एक रील बनाई थी, बवाल हो गया उस पर, मैं उसमें ये बता रहा हूँ कि अगर आप अपने गले से नहीं उठ पा रहे हो ना, तो आप खुद को सबसे पहले तो बिजनेस ओनर बोलना छोड़ दो। लोग कह रहे हैं अच्छा मैं 2 करोड़ का धंधा कर रहा हूँ, मैं धंधे नहीं हो भाई, तुम बंधुए मजदूर हो। आई एम सॉरी, मैं फिर से ऐसा शब्द यूज कर रहा हूँ, आप बंधुए मजदूर हैं अपने ही धंधे के अंदर। इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी। जॉब पे नहीं हो, बिजनेस पे तो बिल्कुल नहीं हो। या तो आप जॉब पे कह सकते हो, आपने खुद को जॉब पे रख लिया अपने ही धंधे में। अगर गले पे बैठने का काम आपने पकड़ा है तो आप जॉब पर हो। सुबह ग्रोसरी स्टोर पे देखा होगा ना, शहर में बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर है जो लाखों रुपए की सेल कर रहे हैं एक दिन में, 10 लाख 20 लाख 50 लाख एक दिन में, कह रहा हूं। वहां पे लाला बैठा है कि भाई ये तो गल्ला है, यहां से तो मैं हिल नहीं, मैं तो मालिक हूं, मैं यहां से हिलूंगा नहीं, मैं तो चिपक चुका हूँ, फेविकॉल लग चुका है मेरी चेयर पे। वो एक स्टोर पे स्टार्ट हुआ था और वो एक स्टोर पे बेचारा मर जाएगा अपने लाइफ टाइम में। बेटा आया, बेटे को फ्लोर पे लगा दिया, क्यों? क्योंकि अपना बंदा चाहिए मुझे। ये मानसिकता गलत है। आपको सिस्टम्स, प्रोसेस बिल्ड करने पड़ेंगे। डीमार्ट देखिए ना, दमानी साहब, डीमार्ट कौन से डीमार्ट में बैठने वाले हैं वो? कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी नहीं जा रहे हैं। सिस्टम प्रोसेस सेट करो, सिस्टम ओरिएंटेड करना पड़ेगा अपने काम को। पिलफरेज का काम, ग्रोसरी की मैंने बात करी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है पिलफरेज की। अरे सर चोरी हो जाएगा, यहाँ से बंदे ने कुछ उठा लिया, ये महंगी आइटम है, ये उठा लिया। टेंशन ही नहीं लेनी, कैमरा लगाओ, सिस्टम लगाओ, सिस्टम के अंदर पूरा वो क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर सब कुछ सेट होगा, इतने यूनिट्स इसके हैं, इसके इतने यूनिट इसके हैं, चोरी हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ एक दिन का भी चोरी नहीं हो सकता, कहां से हो जाएगा चोरी? सिस्टम प्रोसेस सेट करो ना। तो सबसे पहले गल्ले से बाहर उठना पड़ेगा। यू हैव टू बी आउट ऑफ द बिजनेस। लोग कहते हैं अरे मैं तो इन बिजनेस हूं, मैं तो अपनी सीट पे चिपका पड़ा हूं, मैं तो गल्ले में बैठूंगा, मालिक हूं ना सर, मैं तो मालिक हूं ना, मैं गल्ले पे बैठूंगा, अपना नोट गिनूंगा। नोट भी नहीं गिनने आपको। तो मतलब वो 20,000 रुपए वाला काम, कैशियर वाला काम आपने पकड़ लिया, आपकी औकात 20,000 रुपए की है, क्या मजाक कर रहे हो? यहाँ से स्केल नहीं कर पाते हैं ना फिर लोग। हाँ, मतलब अगर कुछ बड़ा करने के ना, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैंने अपनी प्रीवियस पॉडकास्ट में अभी ये चीज डिस्कस की, उन्होंने बताया मुझे कि एक स्टेज आती है लाइफ में जहाँ पे आप जॉब कर रहे होते हो, जॉब के बाद सेल्फ एम्प्लॉयड वाली ये स्टेज आती है, उसके बाद बिजनेस का स्टेज आता है, जब आप वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी, जब आप डेलीगेट करते हो, टास्क डेलीगेट करते हो। आशुतोष जी आप तो ये बात बोल रहे हो, लोग नहीं करते। लोगों का पूरा कार्यकाल निकल गया। कोई बताते हैं सर मैं, आप नहीं जानते सर मेरी स्ट्रगल, मैं जब 15 साल का था ना तभी मेरे पापा ने, मेरे को बहुत अच्छी बात है, अब मैं 70 साल का हो गया हूँ, मैं वहीं बैठा हूँ। काहे का बिजनेस करा भाई तुमने? एक दुकान पे बैठे थे, एक दुकान पापा ने थाम के दी थी आपको, आपके हाथ में दी थी, उस दुकान को आपने बड़ा कर लिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और क्या करा? नहीं बस वही दुकान है जी, मैं यहाँ से कैसे उठता, दुकान भी तो संभालनी है। तो इस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा, स्केल करना है। प्रॉफिटेबल तो उसने कर लिया, इतनी सी दुकान से इतनी बड़ी कर ली, पर एक और दुकान तो कभी नहीं खोल सकता ना वो, क्योंकि फिर उतने बेटे उसको पैदा करने पड़ेंगे गले में बिठाने के लिए, है कि नहीं? राइट। वाओ। अच्छा, कुछ जो फैमिली बिजनेसेस हैं, जैसे अब लेट्स से कुछ एक अलग एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से बनारस गए हो आप? यस। तो बनारस में आपने बहुत से ऐसे छोटी छोटी दुकानें देखी होंगी जो मतलब 100 साल से 150 साल से चल रही है, ऐतिहासिक दुकानें, ऐतिहासिक दुकानें। अगर वो स्केल करने पे आ जाए तो अपनी वो क्वालिटी, वो नेचुरलिटी, वो चीज वो लूज कर देंगे। तो इस कंडीशन में क्या चीज सही है? खतरनाक, खतरनाक। ये आपने धर्म संकट में डाल दिया सच में। नेचुरलिटी, उनकी ओरिजिनलिटी, उनका जो वो जड़ है ना, जड़ से तो वो हट जाएंगे ना फिर अगर स्केल करा। उनका खासियत मतलब कि वो एक जो अपनी पकड़ है, जैसे उसकी उस दीवार पे जो प्लास्टर निकला हुआ है ना, ये पहचान ही उनकी वो, समझ रहे हो ना? वो जो बैठे हैं और वो जो पुराने पीतल के बर्तन पड़े हैं, यही उनकी आइडेंटिटी ही है। क्या बात है ना? इस वजह से लोग बाहर से आ रहे हैं खाने। बहुत बढ़िया। ऐसी बिजनेस। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान के चलिए किसी दुकान पे आप छोले भटूरे खाने गए, ठीक है जी, आपकी
और जब आप अंदर जा रहे हो उस दुकान में, उस स्वीट शॉप में, वहां पर ना बाहर शीशे में बहुत बड़ा सा छोला भटूरा बना रखा हुआ है, असली का भटूरा रखा है, फूला हुआ। ठीक है जी। जब आप टेबल पे बैठे, आपको भटूरा मिला, क्या आपको वही भटूरा मिलेगा? कभी नहीं, वो तो वहां पे रखा है, वो तो देखने के लिए वो खाने लायक नहीं है, नहीं। एक्चुअल भटूरा है, फूला हुआ है, पर आपको मिलेगा ताजा फ्रेश। ठीक है जी। तो आपकी वो जो दुकान है ना, जो नेचुरल है, वो भटूरे के समान है, वो दिखाने के लिए है। दिखाने के लिए मतलब कि भाई ये है हमारी जड़। और अब आगे आओ, काशी हमारी जड़ है, बनारस हमारी जड़ है, यहां से हमने शुरू किया है, ये रहा हमारा मॉडल। ठीक है जी। ये है हमारा जो मॉडल है, जहां से हमने शुरू किया है, 100 साल पुराना है। अब हमने दिल्ली में भी, मुंबई में भी बिल्कुल सेम चीज मिलेगी आपको। पर वो प्लेस वैल्यू है ना सर, वो उस दुकान की वैल्यू तब है जब वो बनारस में है। ओ यस सर, बीकानेर वाला, हाँ, बीकानेर वाला, ये जो अग्रवाल्स है, हाँ, कहाँ से शुरू हुआ था? राजस्थान से शुरू हुआ था, बीकानेर से शुरू हुआ था, है ना। बीकानेर में ये लोग स्वीट्स बनाते थे, नमकीन बनाते थे, भुजिया। एक टाइम मैं नवरत्न अग्रवाल जी के साथ बैठा था कुछ दिन पहले, जो उनके फाउंडर है बीकानेर वाले के, बता रहे थे कि भुजिया हमारी हिट कर गई वहां पर, बेसन की भुजिया इतनी हिट कर गई, लोग पागल हो गए। तो उनका जो वो प्लेस वैल्यू वाली बात आपने बोली, भुजिया ही तो थी प्लेस वैल्यू, पर अगर वो वहां रह जाते तो फिर हम और आप उनकी बात कर रहे होते? आंसर इज नो, कभी भी नहीं। कौन नवरत्न अग्रवाल, कौन बीकानेर वाला, हम तो नहीं जानते, नहीं कर रहे होते। तो प्लेस वैल्यू बात आपकी बिल्कुल सही है जब हम दिल से सोच रहे हैं, पर थोड़ा सा अगर आपको इस प्लेस वैल्यू को, इस महक को, है ना, इस कल्चर को अगर बाहर तो ले जाना पड़ेगा। ये वही बात होगी ना, जब हम दिल्ली में बैठ के अमृतसरी कुलचे खा रहे हैं। ओए ओए बात तो वही है, बात तो वही है। पर जब सामने वाला बंदा बैठने के बाद बोले कि ओए ऐसा लग रहा है सच में अमृतसर में बैठा हूं मैं, तो आपको नहीं लगता कि आप जीत गए ऑलरेडी? वही तो है धंधा, और है क्या? सेलिंग इक्वल टू सर्विंग, सर्व करना है सामने वाले को, कि अमृतसर बिना जाए, दिल्ली के आशुतोष जी को जब वो बैठे उनको लगे स्वाद पहले बाइट में, अरे यार याद आ गई अमृतसर की। वही तो है, यही तो है विन विन सिचुएशन, उसकी भी और अपनी भी विन विन सिचुएशन, सर्व कर दिया। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, इससे पहले यू वर मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर, फिर अचानक से सेल्स, ये ट्रांजिशन क्यों और कैसे? अचानक नहीं आशुतोष जी, मुझे लगता है कि जो भी होता है ना लाइफ में, इट होल्ड्स अ पर्पस। पर्पस किस लिए होता है? वो पर्पस ना, आप गॉड को मानते हैं? हाँ बिल्कुल आप मानते हैं, मैं मानता हूँ, शायद कोई ना मानता हूँ, उनके भी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो उनके लिए गॉड नहीं तो कोई सुपर पावर, कुछ नेचुरल सुपर नेचुरल पावर है जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है। ठीक है जी। उसने वो पर्पस आपका डिसाइड करा है, आपका कंट्रोल है ही नहीं उसके पर्पस पे। उसने जो आपके लिए डिसाइड किया है आशुतोष जी, आपका कंट्रोल नहीं है। आपका दिमाग, कहते हैं ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाना या बुद्धि अच्छी हो जाना, आपकी बुद्धि वैसे ही घूम जाएगी, राइट। तो मेरी कहानी क्विकली बताता हूँ, शुरू होती है 2009 से, जब मैं पहली बार अपने छोटे शहर सहारनपुर से बाहर निकला। सहारनपुर बहुत ही, इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन इन द वेस्टर्न बेल्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, और बहुत ही वो तो नटोरियस चीजों के लिए फेमस है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ। ठीक है जी। दिल्ली आया पहली बार मैं एमबीए करने, मेरी हालत खराब हो गई जब मैंने वहां के लड़के लड़कियों को देखा, उनको बात करते हुए देखा। ओ माय गॉड, इंग्लिश, माय नेम इज अंकित रविंद्र जैन, इतना सारा बोलना पड़ेगा। मेरी हालत सच में खराब हो गई। मैं अगले ही दिन वापस पहुंच गया ट्रेन पकड़ के, मतलब पापा मेरे से नहीं होगा ये काम। मेरी एक्चुअली में मेरे पापा जो हैं राइट नाउ ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ। पहले वो एक हैंडलूम की शॉप थी हमारी, छोटी सी हैंडलूम की शॉप हम चलाते थे सहारनपुर में, पापा चलाते थे। तो मैंने पापा को अगले दिन आके बोला, पापा ये इंग्लिश मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से इनके सामने खड़ा नहीं हो जा रहा, मैं बोलूंगा कैसे, मैं तो वापस आके दुकान पे बैठता हूँ। उन्होंने लात मार के भगाया कि बेटा चल कर क्या, कोई बात नहीं, ट्राई कर, फेल ही तो होगा तो फेल हो के आ जा, पर तू जा, तू अटेम्प्ट कर, तू अटेम्प्ट तो कर, 2 साल अटेम्प्ट कर, फेल अगर होके आएगा तो तू मेरा सबसे प्यारा बच्चा है, तू वापस आ जाइए, तू तब भी मेरा सबसे प्यारा बच्चा है, ये बोला पापा ने, तू अटेम्प्ट तो कर। ठीक है जी, क्या दिक्कत है? मेरे दिमाग से सारे जो बंधन थे ना वो सब निकल गए, फेल ही तो होना है, हो जाएंगे इनकी ऐसी की तैसी। ये मेरे दिमाग में थॉट प्रोसेस आया, माइंडसेट ही बदल गया कि चलो भिड़ते हैं, बात करते हैं। सीखना शुरू किया, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग। कट शॉर्ट करता हूँ, एमबीए के बाद मुझे, एमबीए के दौरान आई गॉट दी बेस्ट कैंपस प्लेसमेंट, अपने बैच में दी बेस्ट कैंपस प्लेसमेंट मुझको मिला सेंट गोबेन ग्लास में, नोएडा सेक्टर 16 में वो कंपनी का हेड ऑफिस है यहाँ पर दिल्ली में। वहां पर सेल्स की जॉब मैंने करी। उसके बाद सेपिएंट, नाइट्रो, बहुत अलग अलग एसएमईज में, अलग अलग एमएनसीज में मैंने सेल्स की जॉब करी, काफी अच्छे लेवल पे पहुंचा। करते करते किसने बताया कि एक एसएससी सीजीएल करके एग्जाम होता है, काफी लोग उससे रिलेट भी कर रहे होंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, स्नातक पास एग्जाम बोलते हैं इसको। आजकल तो बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, एग्जाम लीक वीक इतनी क्या क्या हो रहा है। खैर मुद्दे पे आते हैं। मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए जो 10वीं 12वीं में लात मार मार के आगे, मतलब पास होने के लाले पड़े हुए थे, मैं आपको एक इंस्टेंस बताऊं क्विकली। 10वीं क्लास में मेरे
सीबीएसई बोर्ड में 57% मार्क्स थे, 57, मतलब 57 इज नथिंग। तो पिताजी ने क्या बोला? मैं वही बताता हूँ। 50 सीबीएसई बोर्ड में 70-80 तो ऐसे ही आ जाते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं। प्यार में, हाँ। खुद प्यार में। मेरे 57 थे। मेरी मम्मी ने, हमारा ना वो छोटे शहर से हम लोग आते हैं तो वहां मोहल्ला होता है, राइट, राइट। छोटे छोटे घर, मोहल्ला होता है। पूरे मोहल्ले में, पूरी लेन में बूंदी के लड्डू बंटवाए थे कि लड़का पास हो गया। इसलिए नहीं कि उनको कुछ गर्व था, इसलिए कि वो डरे हुए थे कि ये फेल ना हो जाए। तो वो बहुत खुश थे कि लड़का पास हो गया। ये हालात थे मेरे पढ़ाई के। तो फिर एसएससी सीजीएल के बारे में पता चला, ऊपर से मैं जनरल, खैर वो सब छोड़ते हैं। तो पढ़ाई शुरू करी। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ आशुतोष जी कि कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स द टैलेंट। कंसिस्टेंसी टैलेंट को हमेशा बीट कर देगी। मैं टैलेंटेड था क्या? अरे बिल्कुल भी नहीं सर। A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता था मुझे। मैंने एसएससी सीजीएल के इतने बढ़िया बढ़िया मैथमेटिक्स सॉल्व करी, इंग्लिश करा। इंग्लिश, माय नेम इज अंकित नहीं बोल पाता था, मैंने इंग्लिश के अंदर बेस्ट नंबर लाया, अच्छी रैंक लाया। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगा मैं, हैदराबाद रहा, मुंबई रहा, दिल्ली रहा। 2018 में मेरा दिल्ली ट्रांसफर हो गया था। तो अलग अलग 3 बड़े शहरों में मैंने सर्व किया। बट एट द एंड ऑफ द डे दिल में कुछ चीज थी। मैं आपके सवाल पे आ गया अब फाइनली कि भाई छोड़ी क्यों? हाँ। ज्वाइन करने का रीजन क्या था? पीटी पता क्या है मुझे, दर्द किस चीज का होता है? आप 100 लोगों का सैंपल पकड़ लो, चाहे तो वो चपरासी लगाए, चाहे वो आईएएस है, ठीक है जी, आईआरएस, आईपीएस, आईएएस है, यूपीएससी का टॉप नॉच बंदा है, चाहे वो चपरासी लगाए, गवर्नमेंट जॉब में वो सारे, मैं सबको सेम मानता हूँ। भाई रीजन क्या है जॉब क्यों ज्वाइन करना है? सिक्योरिटी रीजन है, ठीक सैलरी रीजन है, ठीक ठाक सैलरी मिल रही है। जो चीज वो नहीं बताएंगे, रिकॉग्निशन है ना सोसाइटी की। रिकॉग्निशन कि भाई लड़का इस पोजीशन पर है, रिकॉग्निशन, रुतबा है। स्पेशली यूपी बिहार में जहां से मैं आता हूँ, तगड़ा नेक्स्ट लेवल का रिकॉग्निशन है। राइट। तो वो रिकॉग्निशन है, वो पावर है, वो पैसा है, वो पोजीशन है, ठीक है जी। मोस्टली क्या चाहते हैं कि यार काम भी ना करना पड़े, सैलरी मिलती रहेगी, हम तो सरकारी दामाद है। तो ये जो माइंडसेट है ना, और फिर सबसे बड़ा माइंडसेट कि ऊपर का मिलेगा, कोई बोलेगा नहीं। तो खासकर जो आपका डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अभी भी आज भी लोग बोलते हैं मुझे, क्या ये मोटा कमा के निकला है? तो मैं कहा ठीक है जी, क्या सही कह रहे हैं आप, मैं बहुत मोटा कमा के निकला हूँ, मजा ही आ गया लाइफ में। और अब मैंने नौकरी छोड़ दी और अब मैं एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ। अगर एंजॉय कर रहा होता तो मैं यहाँ ना बैठा होता। राइट, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ लाइफ में। तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे वो किक नहीं मिल रही थी मेरी जॉब से, जो मैं करना चाह रहा था, जो मेरा वाई था। सबका एक वाई होता है, एक का वाई है द इनविजिबल मिडल, इनविजिबल मिडल, जो आप माय गॉड जो हमारी चर्चा हो रही थी अभी ऑफ, वही वाला। हाँ। सबका एक वाई है, यस। सबका एक पर्पस है। किसी का पर्पस है ब्राइब कमानी है, मोटा पैसा कमाना है भाई। किसी का पर्पस है कोई काम ना करना पड़े, सैलरी आती रहे। किसी का पर्पस है कुछ करके दिखाना है। 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए सैलरी आ रही है तो कम से कम 20 लाख का 2 करोड़ का गवर्नमेंट को प्रॉफिट तो कराओ, बेनिफिट तो कराओ अपने देश का। उसी माइंडसेट से मैं रहता था। इसी माइंडसेट की वजह से मेरी अनवर रहती थी मेरे ऑफिसर से। जो इंस्पेक्टर होता है ना, वो स्टाफ का हेड होता है, ठीक। एक ऑफिसर है, एक असिस्टेंट कमिश्नर है, एक कमिश्नर है, एक प्रिंसिपल कमिश्नर है, उसके अंडर बहुत सारा स्टाफ है। स्टाफ में मेन इंस्पेक्टर ही होता है। मैक्सिमम काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो ऐसे ही है, बाकी का नहीं पता, एक इंस्पेक्टर ही कर रहा होता है। तो फिर उसके बाद इंस्पेक्टर से आपका अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा है, इससे इतना लेना है, यहाँ से इतना खींचना है, यहाँ से अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा था। अलाइनमेंट नहीं होगा तो भाई ऐसे इंस्पेक्टर को भगाओ, फिर कोई either you become the system or you are get out of the system. गेट ऑफ द सिस्टम। तो मैं चुपचाप बहुत ही प्रेम पूर्वक बाहर निकल गया। हमारे, मैं जैन हूं तो भगवान महावीर का हमारे संदेश है वो ये है, लिव एंड लेट लिव, खुद जियो और जियो, किसी को परेशान मत करो, है ना। पर इतने भी काबिल बन जाओ कि परेशान हो भी मत, कि कोई आपको इजीली परेशान कर दे, ये भी फंडा है। तो फिर परेशानी होने लगी यार कि यार जो करना चाह रहा हूँ कर नहीं पा रहा हूँ, करना चाह रहा हूँ कर नहीं पा रहा हूँ। धीरे धीरे करके फिर बिजनेस शुरू करना स्टार्ट किया। बीइंग अ बनिया, हमारे तो रगों में खून नहीं दौड़ता, धंधा दौड़ता है। ये एक कमजोरी है हमारे, मतलब अभी भी काट के देखो खून नहीं आएगा, धंधा बाहर आएगा कि भाई इसको ऐसे कर लो, यहाँ से ऐसे कर लो, यहाँ से धंधा खड़ा कर दो, यहाँ से ऐसे कर लो, धंधा खड़ा कर दो। करते करते जॉब के साथ करना नहीं चाहिए पर मैंने करा, क्योंकि मुझे अपने आप को प्रूव करना था, अपने आप को, किसी और को नहीं, अपने आप को, कि अंकित तू कर सकता है। प्रॉफिट आना शुरू हुआ। पहले 2 बिजनेस में फेल हुआ, फुल बिजनेसेस करे, वैशाली गाजियाबाद में, एंड देन कोचिंग इंडस्ट्री में आया, प्रॉफिट आना शुरू हुआ। फिर मम्मी पापा को प्रॉफिट दिखाया कि देखो जी ये है ट्रांजैक्शन, कि क्या है, अच्छा तेरी सैलरी आ गई, ये 1.5-2 लाख रुपए सैलरी है तेरी। मैं कहा नहीं, ये एक ट्रांजैक्शन है, एक क्लाइंट ने दिया है। कि अच्छा एक क्लाइंट ने, अब अगले महीने देगा? कि नहीं, इस तरह की रोज हो रही है ट्रांजैक्शन। ऐसा भी हो सकता है? हाँ पापा ऐसा भी हो सकता है। तो पापा मम्मी के, मेरी वाइफ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि 10 साल हो गए मुझे शादी, 11वां साल, कितने साल हो गए मैं पिटूंगा अपनी वाइफ से। इट्स ओके।
10-11 साल हो गए हैं हम शादी को। नहीं कट नहीं कर रहा, कट क्यों कर रहा है? अरे अपन तो ऐसे ही है। हमें अच्छा नहीं लगेगा। देखो ना देखो मैं बताता हूँ इसके पीछे का रीजन। जो पिटता है ना वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं पिट रहा हूँ, लॉजिक है, साइकोलॉजी है। और जो कभी नहीं पिटेगा वो खुलेआम बोल देगा अरे पिटने वाला हूँ मैं तो आज। तो खैर 10-11 साल हो गए मुझे शादी को, तो तीनों ने सपोर्ट किया, मेरी वाइफ ने, मेरे मम्मी पापा ने। मैं मुंबई ट्रांसफर हो चुका था, 2025 की बात है बाय द वे। 2025 में मैंने जॉब छोड़ी अभी कुछ महीने पहले। रियली? तो यस, छोड़ी है? अभी छोड़ी है। तो ये कब आया ये सिचुएशन ना, जो एम्प्लॉयड से सेल्फ एम्प्लॉयड वाला सिचुएशन कब आया, जब आपने पहली बार देखा कि बना रहा हूँ मैं कुछ? 3 साल पहले, 3-4 साल पहले, 2021 में। ओके, प्रॉफिटेबल कितना टाइम लगा टोटल, मतलब जो आपने सोचा उसके बाद जो खुद को समझाने में टाइम लगा, खुद को कि यार अब मैं अकेला नहीं हूँ, मम्मी पापा दोनों रिटायर्ड है ना, उनकी जिम्मेदारी है, वो एज उनकी हो रही है, मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं, इन सब की जिम्मेदारी है मेरे साथ। मैंने कहा नहीं यार, पहले खुद को सेटिस्फाई करूंगा, फिर इनको सेटिस्फाई करूंगा, चुपचाप एग्जिट मारूंगा। वही करा जो प्लान था, स्मूथली बाहर आ गए। यू सेड कि आपके पापा ने बोला कि तू जा एक्सप्लोर कर, ज्यादा फेल हो जाएगा। लेट मी आस्क यू वन थिंग, कि ऐसा क्यों है कि इंडिया की डोमिनेशन में जो बिजनेसेस हैं उसमें मारवाड़ीज, गुज्जूस या बनियाज यही मतलब लीड कर रहे हैं बिजनेसेस को। अब बड़े से बड़ा बिजनेस उठा के दे लो, यू विल सी कि कोई ना कोई जैन, मारवाड़ी, गुज्जू यही है वहां, और कोई मतलब ये लोग ज्यादातर आपको दिखते हैं। बिल्कुल, ऐसा क्यों है? आपने भी वो खून वाली बात बोली, कैसा, व्हाई इज दिस सो? वो एक मूवी में था ना डायलॉग, आर्यन रेस। डीएनए में सब कुछ, डीएनए के अंदर है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे लोग मेरे साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ये माइंडसेट में तो है ना सर। आप देखो, ये चीज आपने बोला कि आपके पिताजी ने बोला तू जा, तो एक्सप्लोर कर। हमारी फैमिलीज में, या फिर एक आम ऑर्डिनरी इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की अगर मैं बात करूं, या लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास भी आप कहीं बात करो, अदर देन गुज्जूस, मारवाड़ीज, जैन्स, ये कोई फैमिली में नहीं बोलता कि इनको क्या लगता है ना 1 साल वेस्ट हो जाएगा, इससे बढ़िया कहीं कुछ लग जा, या कुछ काम कर ले, पढ़ ले, प्रिपेयर कर ले, तैयारी कर ले, कुछ भी कर ले, वो 1 साल वेस्ट लगता है। लेकिन व्हाट आई थिंक इज कि ये 1 साल जो वेस्ट आप कह रहे हो, इस 1 साल का जो एक्सप्लोरेशन का एक्सपीरियंस है ना, उसको लाइफ में 5 साल आगे लेकर जाएगा, है ना? ये जो 1 साल प्रिपेयर करेगा किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ के, बिल्कुल ठीक, और फिर उसका नहीं होगा, तो ये एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं है। लेकिन वो कहीं ये काम का है सर, काम का है। जो आप उस दौरान जो बंदे आप बन जाओगे, जो आप सीखोगे, हाँ बहुत कुछ सीखोगे आप। लेकिन सर जॉब नहीं देगा ना कोई आपको, जॉब नहीं देगा कोई। आप वो एक्सपीरियंस लेकर आप जाओगे कहाँ? पीपल लव, एक्चुअली दिस इज थोड़ा सा है सोसाइटी का ये इशू है। अब क्या बोले कि ठीक है आपने जॉब की प्रिपरेशन के लिए, अभी कितने लोग आपने एसएससी सीजीएल दिया, बहुत सारे लोग देखते हैं 50 लाख बच्चे बैठते हैं एग्जाम में। बिल्कुल, और उसमें से कितनी सीटें हैं सर? सीटें कुछ हजार, और उसके बाद आप जो नहीं कर पाए वो कहाँ गए? एब्सोल्युटली। तो सैड रियलिटी है यही, कंपटीशन, इसको कंपटीशन फिर वो कुछ भी पोस्ट पे जॉब करने के लिए रेडी रहते हैं, हमें कोई भी जॉब दिला दो, हमें फैमिली को सस्टेन करना है। ये थोड़ा इशू है। लेकिन यही चीज अगर एक्सप्लोर कर लेते, कुछ लोगों को जॉब के बाद पर्पस मिलता है कि भाई हमें तो यहाँ आना ही नहीं था, है ना, ये तो था ही नहीं हमारे लिए, मे भी वो पहले एक्सप्लोर कर लेते तो ये चीजें नहीं होती। बिल्कुल सही, ये चीज रहती है हमारे साथ, थोड़ा इशू है। ओके सर, लेट्स स्टार्ट विद दिस कि अभी ना क्विक कॉमर्स बहुत ज्यादा हम लोग देखते हैं अपने आसपास, जितने जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन से ये सारी चीजें है ना, डोर स्टेप डिलीवरी। उसके बाद जितना आप ऑर्डर लगा रहे हो, आप एआई को ऑर्डर दे रहे हो, एआई आपके लिए ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहा है, वो पूरा फनल बना हुआ है। इस पूरे सिनेरियो में डू यू थिंक कि सेल्स की जॉब गायब हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ जल्दी से। एआई ये वरदान है। लोग बोलते हैं अरे यार आज के टाइम में डॉक्टर, हम बोलते थे ना पहले कि जो अनस्किल्ड जॉब है, हम पहले बोलते थे ना कि जो अनस्किल्ड जॉब है वो चली जाएंगी, ठीक है जी। जो रिपीटेटिव नेचर की है, जैसे कोई रिक्शा चलाना है तो वो एआई चलाने लग जाएगा। डॉक्टर की जॉब तो रिपीटेटिव नेचर की नहीं है, डॉक्टर को दिमाग लगाना पड़ रहा है, 10 साल पढ़ाई करनी पड़ रही है, वो जॉब भी जा रही है। रोबोट आया, सर्जरी करी, चलो भाई ओके बाय, आगे बढ़ो। तो मैं ये हमेशा बोलता हूं दैट एआई इज योर फ्रेंड। जो बंदा एआई के साथ अडेप्ट नहीं करेगा वो मरेगा, चाहे वो जॉब में है, चाहे वो धंधे में है, वो किसी भी इकोसिस्टम में काम कर रहा है, चाहे वो फ्रीलांसर है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। एआई को अडेप्ट करना पड़ेगा। सेल्स में मेरी बात करें, यूजीएस ट्रेनिंग कंपनी की बात करें, 1 साल पहले हमने एआई को अडेप्ट करा। मैं बताता हूं कैसे। 1 साल पहले तक हम क्या करते थे? सेल्स कंसल्टिंग देते थे, सेल्स की आउटसोर्सिंग का सर्विस देते थे और सेल्स की ट्रेनिंग देते थे, जो सालों से चलती आ रही है। ठीक है, क्या नया करते थे? कुछ भी नहीं। हमने एआई को ऐड करा। लोग कह रहे हैं बॉस मुझे ये बताओ 5 लोगों को काम 1 जना कर सकता है क्या? कोई ऐसा टूल मिल जाएगा क्या? तो स्टार्टिंग में कहते हैं नहीं यार हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम बना रहे हैं। हमने बना डाला।
हमने बना डाला, तो अब हम AI एजेंट उनको देते हैं। क्या कर रहा है एजेंट? मेरा एजेंट मेरी आवाज में बात करेगा। चाहे तो आप वही फिर से एथिकल सेलिंग, उनको बता दो दैट आई एम द एजेंट ऑफ ARJ, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। हिंदी में बात करेगा, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में बात करेगा, और वो 95% तक सारी क्वेरीज सॉल्व कर देगा। आपको लगेगा कि उसने इतने सारे लोगों का काम आसान कर दिया। पहला बंदा कौन? लीड क्वालिफायर आप बिठाते हैं। लीड क्वालिफायर की लीड को क्वालिफाई करो, पहले क्वालिटी कैसी है लीड की, उसके बाद आप एक क्लोजर बिठाते हैं। किसी को भी बिठाना, AI कर रहा है वो काम। लास्ट में जाके एक बंदा ह्यूमन टच देने के लिए कॉल करेगा और क्लोज करेगा, क्योंकि क्वेरीज तो सारी सॉल्व कर दी AI एजेंट ने। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस को कैसे कोलैबोरेट करेंगे AI से, AI इंटीग्रेशन इन बिजनेस, वो सोचने की जरूरत है बस, और कुछ भी नहीं। सर सेल्स पे हम लोग ना अक्सर, आपने अभी बातों बातों में NLP का नाम लिया था व्हाइल वी वर डिस्कसिंग सेल्स, है ना? तो NLP कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं सेल्स में, और क्या मैनिफेस्टेशन भी सेल्स में हेल्प कर सकता है? बिकॉज आई हैव डन लॉट पॉडकास्ट ऑन मैनिफेस्टेशंस, ओके, और जो लोग सुनते हैं हमें वो अक्सर ये सुनना पसंद करेंगे, और मेरे ख्याल से कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये डिस्कस नहीं हुआ है कि मैनिफेस्टेशन इन सेल्स में आप कैसे इंटीग्रेशन करके आप अपना डिजायर्ड रिजल्ट अचीव कर सकते हो। क्या बात है, ये तो कुछ लेटेस्ट है। मतलब मैंने इतने पॉडकास्ट किए, मैंने आज तक ये डिस्कस नहीं किया, क्योंकि इसने पूछा नहीं। तो पहली बार डिस्कस करते हैं जल्दी से। NLP, राइट, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग इस तरह हो जाएगी कि जो आप चाहोगे वो आप पालोगे फॉर श्योर। और इसमें कन्विक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिस तरह से मैंने बोला, कन्विक्शन के साथ बोला कि सच में जो मैं चाहूंगा वो मैं पाके रहूंगा, इसको बोलते हैं NLP प्रोग्रामिंग। क्या होती है प्रोग्रामिंग? आपका सब कॉन्शियस माइंड को वो कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल मतलब ट्रेन करेंगे, और ये मानने के लिए तैयार करेंगे कि भाई ये जो इनविजिबल चीज है, या फिर ये जो अनअचीवेबल चीज है, ये भी पॉसिबल है। अब तक आपके पुराने पैटर्न क्या कह रहे हैं आपको? कॉन्शियस माइंड की बात नहीं कर रहा, सब कॉन्शियस माइंड की बात कर रहा हूं, जो दिख नहीं रहा है। अवचेतन मन बोलते हैं शायद इसको, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं मैनिफेस्टेशन का, पर फिर भी समझाने की कोशिश करता हूं। वो सब कॉन्शियस माइंड ये कह रहा है कि भाई ये तो ना हो पाएगा, ये नहीं हो सकता, आई एम सॉरी, नहीं हो सकता। आपका माइंड चिल्ला चिल्ला के आपको ये बोल रहा है। NLP टेक्निक के जरिए आपका माइंड अब बोलेगा कि यार ये तो पॉसिबल है, ये तो बहुत इजी है। इसको बोलते हैं NLP प्रोग्रामिंग। मैनिफेस्टेशन, सेल्स के अंदर मैनिफेस्टेशन अगर कर ली, मैं हमेशा बताता हूं कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, डेली हैबिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। right. तो डेली हैबिट्स में मैं रोज सुबह उठ के मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन करता ही करता हूं। मेरी थर्ड प्रायोरिटी है एक्सरसाइज, तीसरी जगह पर वो करता हूं, पर सबसे पहले मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन। अब मैनिफेस्टेशन क्या कि आपने यूनिवर्स को सिग्नल दे दिया कि भाई मुझे ये चाहिए, या फिर ये तो मैं लेकर रहूंगा, या फिर मुझे ये मिल चुका है। अब एक्सपर्ट्स क्या बताते हैं मैनिफेस्टेशन में? वो ये बताते हैं कि ऑलवेज प्रेजेंट में मैनिफेस्टेशन करो। प्रेजेंट में मतलब कि आप ये मत कहो कि मुझे ये चाहिए। सेल्स में मैनिफेस्टेशन इस समय अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है? एक सेल्स वाले बंदे को, या फिर एक बिजनेस ओनर को, कोई छोटा बिजनेस ओनर है जिसको 10 लाख की सेल्स करनी है, सपोज, वो क्या लिखे मैनिफेस्टेशन? उसके लिए मैनिफेस्टेशन बता रहा हूँ। 2 साल पहले ये सेल्स की मैनिफेस्टेशन मैं खुद करता था। आज के टाइम में कुछ और अलग अलग कर रहा हूँ, ये मैं खुद करता था। व्हाट वर माय वर्ड्स? थैंक यू डैश, मैं जिनको मानता हूँ भगवान, थैंक यू डैश गॉड, जिसको भी आप बोले, कृष्णा, वॉट एवर, थैंक यू। कहां से शुरू हुई मैनिफेस्टेशन? थैंक यू से, ग्रेटिट्यूड से। ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है सर, जो चाहोगे वो पाओगे। मैं मैनिफेस्टेशन कोच नहीं हूं, डीपली मानता हूं मैं इसको। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ साल में अचीव करा है, उसी दम पे जॉब भी छोड़ी है। जो चाहोगे वो पाओगे, पर उससे पहले क्या आपने वो चीज खुद के लिए बोली? क्या महसूस करी? क्या वो सुनी? और क्या वो लिखी? 4 चीजें हैं, नहीं करी। क्या वो बोली? क्या वो महसूस करी? क्या वो सुनी? नहीं सुनी, नहीं बोली और नहीं लिखी। कहीं लिखी है कि मुझे ये चाहिए, ये मैंने कर दिया ना। तो मैं क्या करता था? थैंक यू गॉड डैश, दिस मंथ आई हैव अचीव्ड दिस मंथ दिस मच रेवेन्यू, ABC रेवेन्यू। अचीव नहीं करा, कर दिया। मैनिफेस्टेशन हमेशा ऐसी होती है। ये कभी मत लिखो आई वांट टू अचीव, कभी नहीं। ऐसा मेरे गुरु बताते हैं, जो मैनिफेस्टेशन जिनसे मैं सीखता हूं, कि कभी भी ये मत लिखो कि मैं ये करना चाहता हूं। थैंक यू डैश, आई हैव अचीव्ड दिस मच अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दिस मंथ। ठीक है जी, थैंक यू। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है इस छोटी सी मैनिफेस्टेशन में, कि आपकी ना एक्साइटमेंट बढ़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने वो अचीव नहीं करा आज तक। एक्साइटमेंट हाई रहेगी। इस एक्साइटमेंट को नॉर्मल करने के लिए, वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। मतलब मान के चलो आपको मर्सिडीज लेनी है, आप बोलो थैंक यू बडी, आई हैव बॉट मर्सिडीज ABC क्लास दिस मंथ।
कैसा लग रहा है, झूठ लग रहा है खुद ही, है ना। हम्म। तो इसलिए इसको नॉर्मल करने के लिए क्या करोगे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों काम करोगे। मैं क्या करता था, आज भी टेक्निक वही है, मैनिफेस्टेशन का रीजन बदल गया है। तो तब मैं क्या करता था, थैंक यू डैश, this month I have achieved this much revenue. I have been achieving this much revenue for the past many months now. कि पिछले कुछ महीनों में सेम कंसिस्टेंट रेवेन्यू मुझे मिल रहा है, मिल नहीं रहा था, मिल रहा है। फिर मैंने प्रेजेंट की बात करी, फिर फ्यूचर, एंड आई एम ऑल सेट टू अचीव दिस मच रेवेन्यू इन दी अपकमिंग मंथ्स। थैंक यू बड़ी। तो इस तरह मैं मैनिफेस्टेशन, ये मेरा तरीका है, सबका अलग अलग तरीका है, तो अलग अलग लोग अलग अलग चीजें समझाते हैं। बट आप अगर किसी भी फील्ड में मैनिफेस्टेशन करोगे, ये सर जन्नत है। कि कहीं पर मैंने वो सुना था ना, शाहरुख खान का डायलॉग, उन्होंने भी कहीं से लिया ही था वो, कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सही, हम चाह ही नहीं रहे, चाह ही नहीं रहे, और अगर चाह रहे हैं तो वो ख्याली पुलाव में चाह रहे हैं। सर मैं सो रहा था, कितने घंटे सोया सर, वो 10 घंटे सोया, नींद बहुत आ रही थी सर, मुझे तो उसी चीज का ख्याल आ रहे थे, किस चीज के, जो मुझे चाहिए। बिल्कुल नहीं मिलेगी, कैसे मिल जाएगी, क्या मेहनत करी उसके लिए। तो उसके सबसे पहले मैनिफेस्ट तो करो, मैनिफेस्ट करो, लिखो कि मुझे वो चीज मिल चुकी है, थैंक यू, फिर एक्शन लेना उसके लिए, फिर एक्शन करो उस पर। तो सेल्स में भी ये चीज इंप्लीमेंटेबल है, और बहुत नेक्स्ट लेवल इंप्लीमेंट, मैं जीता जागता एग्जांपल हूं, मैंने अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करी है और यहां से लेकर यहां तक पहुंचा। Do you admire any business person or business coach or sales person in India or outside India? रतन टाटा जी, बहुत, मतलब क्यों, अगेन व्हाई, हाँ व्हाई, सेल्स में हम हमेशा बोलते हैं एथिकल सेलिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बंदे थे जो हमेशा एथिक्स की बात करते थे, वो अपने से ऊपर अपने एम्प्लॉइज को रखते थे, अपने से ऊपर सर कोई नहीं करता। अपने से ऊपर सोच के देखो, बोलने में अच्छा लग रहा है, शायद मैं भी नहीं करता, पर करने की कोशिश कर रहा हूं। अपने से ऊपर अपनी टीम को रखते थे, अपने से ऊपर अपने कस्टमर को रखते थे। ताज में हमला हुआ, वो बुजुर्ग आदमी, इनसेन पर्सन पहुंच गया, वहीं खड़ा है बाहर, गोलियां चल रही है अंदर। कोई बिजनेसमैन करेगा क्या, हिम्मत नहीं है किसी, वो अपने बंगले के अंदर बैठेगा और न्यूज पे देखेगा क्या हो रहा है। मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं है, एज ऑफ नाउ नहीं है, कोई नहीं करेगा। एक्सेप्शनल था, एक्सेप्शनल। तो मैं भी वैसे ट्रेड्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद पूरी उम्र लग जाए, पर कोशिश कर रहा हूँ। ये ऐसा रतन टाटा जी ऐसा, मतलब टाटा इंडस्ट्रीज, ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऐसा बिजनेस बनाने के लिए क्या चीज चाहिए सर, माइंडसेट क्या चाहिए, और आपको क्या लगेगा इसके लिए? आज कोई सोच ले कि मुझे इसी लाइफ में बनाना है, क्या बात, लार्जर देन लाइफ बिजनेस, क्या चाहिए सर? आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, और कोई भी कर सकता है। शायद मेरा वाई वो नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आपका शायद वाई हो सकता है वो, और किसी और का भी होता है। वाई क्लियर होने की देर है कि मुझे इंडिया के लिए ये बिल्ड करना है, ये वाला एम्पायर, ये वाला एम्पायर, ये वाला एम्पायर, ये प्रोडक्ट, मुझे ये बिल्ड करना है इंडिया के लिए। ठीक है जी, तो बिल्डिंग शुरू हो जाएगी। अब उसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी चीज बिल्ड कर रहे हैं, 3 चीजें इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला है डिसिप्लिन, वो करना है, और वो फिर रोज करना है। आपने देखा होगा ना, सर मैं जिम जा रहा हूँ, वेरी गुड सर, 2 दिन हो गए, आज जा रहे हो, हाँ गए थे सर। तीसरे दिन सर वो थोड़ा सिर में दर्द सा था, सिर थोड़ा बुखार था, आज तो नहीं गए, अच्छा नहीं गए। परसों सर वो रात को फ्रेंड्स आए हुए थे ना, पार्टी चल रही थी सर, 2 बजे तो पार्टी खत्म हुई, 4 बजे जिम कैसे जाऊंगा, कैसी बात कर रहे हो सर? डिसिप्लिन। 2 बजे पार्टी खत्म हुई ना, क्या तो पार्टी मत करो, करनी है तो 4 बजे जिम जाओ, नींद पूरी करनी है उसके बाद कर लो, पर 4 बजे जिम जाना है। हियर कम्स दी सेकंड थिंग, दैट इज हैबिट। एक अच्छी हैबिट ही इंसान के चरित्र को बनाती है, अच्छी हैबिट। और बुरी हैबिट, स्मोक कर रहा हूं, करे जा रहा हूं, एक बुरी हैबिट इंसान के चरित्र को खत्म कर देती है, बड़े बड़े एम्पायर खत्म कर देती है। तो पहला है डिसिप्लिन, राइट, दूसरा है हैबिट एट द सेम टाइम, एवरी डे, एंड तीसरा द बाप ऑफ एवरीथिंग, कंसिस्टेंसी। मैं हमेशा बताता हूं, शायद इस दफा भी मैंने पिछले 1 घंटे में भी एक बार ये बात बोली है, दैट इज कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट टैलेंट। टैलेंट को हमेशा बीट कर देगी कंसिस्टेंसी। आज तक अपनी लाइफ में थोड़ा सा जो कुछ भी मैंने उखाड़ा है, वो गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करके, या फिर उससे पहले जो कॉर्पोरेट जॉब मैंने हासिल करी थी, दैट वाज अ हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब, मैंने छोड़ी गवर्नमेंट जॉब के लिए, फिर गवर्नमेंट जॉब छोड़ी इस बिजनेस के लिए। तो जो कुछ भी हासिल किया बिजनेस में, जो कुछ भी उखाड़ा है, वो सिर्फ कंसिस्टेंसी की वजह से। क्या मैं, जब मैं सेल्स की जॉब करता था, हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब, क्या मैं एक बेहतरीन सेल्स पर्सन था? आंसर इज नो। कंसिस्टेंट था, सीखूंगा, गिरूंगा, रोऊंगा, पढ़ूंगा, आंसू पोछूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है जी, चोट को ठीक करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा।
क्या गवर्नमेंट जॉब में मैं दी बेस्ट था मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में, जो क्वांट, अरे बिल्कुल भी नहीं। मेरे जैसा बंदा तो वो पास हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। हाथ जोड़ के पास हुआ करते थे हम, टीचर्स को बटरिंग करके पास हुआ, करके दिखाया। कंसिस्टेंसी, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। क्या है मैथ्स, क्या है मैथ्स? कुछ भी नहीं है मैथ्स, इट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। इतनी प्रैक्टिस करी, इतनी प्रैक्टिस करी, इतनी प्रैक्टिस करी सर, मेरे केस में तो डबल टाइम लग गया। क्यों डबल टाइम क्यों लगना था, डबल एफर्ट क्यों लगने थे? जो 10वीं के और 12वीं के फाउंडेशन है वही लूज थी मेरी। A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं आता था मुझे, बराबर वाले से टेप के लिखा था मैंने, चीटिंग करके लिखा था, मुझे वो फॉर्मूला भी नहीं पता था। तो मुझे तो दुगनी मेहनत करनी पड़ी, जो मेहनत किसी और ने नहीं करी, उसी टाइम में करी मेहनत, कंसिस्टेंसी और जिद थी कि यार इस साल के अंदर क्लियर करना है, करके दिखाया। मेरे दोस्त लोग नहीं कर पाया, किसी ने अगले साल करा, किसी ने उससे अगले साल करा, कोई आज तक नहीं कर पाया। टफ होता है भाई, क्या करे। बिजनेस कर रहा हूं तो क्या मैं दुनिया का सबसे बढ़िया सेल्स ट्रेनर हूं? आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। कंसिस्टेंट हूं। पहली 150 से ज्यादा कंपनीज में मैं ट्रेन कर चुका हूं आज तक, मैं खुद पर्सनल। मैं अपने ट्रेनर्स का नहीं बता रहा, कंपनी की प्रोफाइल नहीं बता रहा, मैं अपनी प्रोफाइल बता रहा हूं। तो पहली कंपनी में जो गलती करी होगी वो दूसरी में सुधारी, दूसरी में जो गलती करी वो तीसरी में सुधारी, करते 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 आज जब हम बैठते हैं बिजनेस ओनर के साथ, मैं उसको बताता हूँ कि भाई आपकी कंपनी में शायद ये प्रॉब्लम है। कह रहे हाँ यार ठीक है करते हैं, कहते करो। इतनी जल्दी हम लोग क्लोज कर पाते हैं, क्यों? एक्सपीरियंस से वो हो गया। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। वाओ सर, अगर हम किसी सेल्स पर्सन की बात करते हैं जो अपना बिजनेस या फिर अपना प्रोडक्ट पिच कर रहा है सामने कस्टमर को, एंड उसको डिस्काउंट नहीं देना, बिकॉज इंडियन मार्केट में हेवीली डिस्काउंट क्या दोगे तो कस्टमर भागे भागे आएंगे, उनको नहीं भी जरूरत होगी तो भी पैनिक में वो खरीद के रख लेंगे। तो क्या बिना डिस्काउंट के सेल्स किया जा सकता है? अच्छा सेल्स नंबर वॉल्यूम अचीव किया जा सकता है, या सेल्स में डिस्काउंट देना इंपॉर्टेंट हो जाता है? मजा आ गया सर। मैंने आपको बताया 150 से ज्यादा कंपनीज में हमने ट्रेनिंग दी है, उसमें इतने सारे लोग होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के सेल्स पर्सन होते हैं जिनको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी सबकी यही है। 100 रुपए किलो का कोई माल है, कोई केमिकल बेच रहे हैं, लेट सपोज 100 रुपए किलो का रेट है, ठीक है जी। लाला जी ने बता रखा है 90 रुपए तो कर सकता है। उसने बताया हाँ सर ये इतने रुपए का है, सस्ता कर लो सर, 90 लग जाएगा। इमीडिएटली कर दिया, उसको सेल्स करनी आती नहीं। समझिए, कॉमोडिटी वर्सेस सॉल्यूशन, कॉमोडिटी वर्सेस सॉल्यूशन। जब तक आप एक कॉमोडिटी बेचते रहेंगे, रेड ओशन में रहेंगे, मारकाट मचती रहेगी, कंपटीशन आपको खत्म कर देगा और आप 100 से 90 क्या आप 88 पे आ जाओगे। सर लॉस में ले लो, सर ले लो, आप ऐसे हो गए, आपका बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप ऐसे हो गए। सर बताओ क्या दोगे? आप बताओ क्या दोगे सर? सर 85 में कर देंगे सर। हाँ सर कोई नहीं सर, लॉस पे कर देंगे। क्या है? आप कॉमोडिटी बेच रहे हो। कॉमोडिटी मतलब आपकी प्रोडक्ट में कुछ वैल्यू एडिशन नहीं है। मैं ये 5,000 रुपए का मोबाइल बेच रहा हूँ, सामने वाला फिर वही सेम फीचर्स में 5,000 का मोबाइल ले आया, मैं क्या कहूंगा? सर मैं 48 में दे रहा हूँ, ले लो सर, ले लो। कोई यूएसपी नहीं है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन नहीं है। ऑन दी अदर हैंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एक ऐसा बिल्ड कर दो, सर्विसेज उसको कुछ ऐसी दे दो, एड ऑन कुछ ऐसा कर दो कि वो कंपेयर ही ना कर पाए। क्योंकि वो तो कंपेयर करेगा, वो तो बिजनेस ओनर है या फिर वो तो क्लाइंट है, वो तो कस्टमर है, वो तो कंपेयर करेगा। तेरी चीज 5,000 की, साइड वाले की चीज 48 की, मैं तो वही ले रहा हूं। तो सॉल्यूशन बेचना है, वो सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल बताऊं, किसी कंपनी, कोई कंपनी 2 प्रोडक्ट बनाती है, कोई 2 कंपनी सेम प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, उनमें कुछ डिफरेंशिएशन है ही नहीं, सेम क्वालिटी, ठीक है जी। अब कैसे बेचोगे? ये तो मार्केट वाली सिचुएशन हो गई। ये 100 रुपए का है, ये 90 रुपए का है, 90 वाले बिकेगा क्योंकि क्वालिटी सेम है, विजिबल तो सेम ही है, अंदर से कुछ भी हो। यहां पर उसको एक यूएसपी खड़ी करनी पड़ेगी कि हमारी यूएसपी ये हो सकती है हम सेम डे शिपिंग करते हैं, हमारी यूएसपी ये हो सकती है हम पेमेंट 90 डेज की करते हैं, हमारी यूएसपी ये हो सकती है कि हम ट्रांजिट का पैसा नहीं लेते, हम करके देते हैं शिपिंग, हमारी यूएसपी ये हो सकती है कि हमारे पास डेडिकेटेड कस्टमर केयर सपोर्ट बैठा है, हमारी यूएसपी ये हो सकती है कि एआई एजेंट बैठा है, रात को 12 बजे भी कॉल उठेगी। तो क्या है आपकी यूएसपी? सॉल्यूशन क्या दे रहे हो उसको? इतनी चीजें उसको दे दो प्रोडक्ट के साथ में कि वो 90 रुपए से कंपेयर ना कर सके। और अब क्या करना है? अब गेम करना है। अब 100 में नहीं बेचना, अब 110 में बेचना है। मार्केट से बाहर हो गया, मार्केट से मतलब कंपटीशन से बाहर हो गया। ये 90 है, 89, 91 ये लड़ते रहो, हम 120 में बेचेंगे माल अपना। क्यों? लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ। लेना है तो लो, वरना यस। और वो आएगा और वो लेगा। क्यों? जब तक आप उन सारी सर्विसेज की वैल्यू ऑन द टेबल रख पा रहे और समझा पा रहे, जस्टिफाई कर पा रहे, वो लेगा। सिंपल है। कमोडिटी मार्केट से बाहर आना है, सर्विस उसको कुछ ऐसा सॉल्यूशन देना है, पूरा बांध के एक पैकेज देना है कि वो मना ही ना कर पाए, नो ब्रेनर ऑफर देना। ओके कोई बायर ऐसा होता है, कोई ऐसा कस्टमर होता है जो अपने उसको प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा लगा और मे बी वो परचेज करना भी चाहता है, लेकिन जेन्युइनली
बजट कंस्ट्रेंट है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन भी आती है सेलर्स के पास में, वो उसको कैसे डील करते हैं? क्या प्रोडक्ट है? कोई भी, लेट्स से हम सेलफोन की बात कर रहे हैं, सेलफोन हो सकता है, क्योंकि अगर वो अभी बजट कंस्ट्रेंट है, मे बी नेक्स्ट वन पिच कर देगा उसको, है ना, मे बी वो कन्वर्ट भी हो जाए। बट कई बार होता है कुछ सर्विस के भी, लेट्स से आपने बात की यार, मे बी आप किसी होटल में हैं या फिर कहीं किसी सेमिनार में हैं, कोई आप सेल्स ट्रेनिंग ले रहे हैं या फिर कहीं से कुछ कोचिंग ले रहे हैं, मे बी कोई और कोच कर देगा, यार वो तो 500 में पढ़ा रहे हैं, आप ले रहे हो 1000 रुपए। बिल्कुल। तो ऐसा भी होता है। तो वहां पे क्या, कैसे सेल्स पर्सन अपना वैल्यू पेश कर सकता है या अपने प्रोडक्ट के लिए बिलीफ क्रिएट करवा सकता है एक बायर के माइंड में? बिल्कुल ठीक, बहुत आसान है। अपनी केस स्टडी बता देता हूँ। हाँ। 2 साल पहले तक मैं एक फ्रीलांसर सेल्स ट्रेनर था। ठीक। इंडिया में हम तो दिल्ली की धरती में बैठे हैं, यहाँ तो इतने सेल्स ट्रेनर है कि आप किसी को पूछो भाई तू क्या, वो कहेगा यार ट्रेनिंग करता हूँ यार। हाँ। फिर उसके बाद 5 लोगों का सैंपल लो, क्या सेल्स ट्रेनिंग करता हूँ, राइट। इतने सेल्स ट्रेनर्स अवेलेबल है मार्केट में। तो मैं रेड ओशन में था। क्या था कि सर ये इतने 1000 रुपए घंटे का मेरा रेट है, 4 घंटे की आपकी क्लास है और ये 4000 रुपए मेरे बन गए। वो कह रहे 4000 रुपए, मुझे तो 2000 रुपए में कोई मिल रहा है। मैं क्या कहता था, अरे सर 2000 में, सर 2000 में कर दूंगा सर, 2000 रुपए प्लस ट्रैवल वो तो अपने आप आ रहा है, तो सर अपने आप आ जाऊंगा सर, मैं करता हूँ। क्या हो रहा था, रेड ओशन में मारकाट मची पड़ी है, बंदा खत्म हो जाएगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा, नहीं करना है। ये सेम चीज अप्लाई होती है 100 करोड़ और 1000 करोड़ के धंधे पर भी, प्रोडक्ट कुछ भी हो। मेरे केस में सर्विस है। हमने क्या करा, गेम चेंज कर दिया। हम सेल्स ट्रेनिंग बेच ही नहीं रहे, हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेच रहे हैं। हम एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हैं, एंड टू एंड। वो कहते हैं अंकित 2 घंटे की, 4 घंटे की, 1 दिन की ट्रेनिंग कर दो, हम कहते हैं 1 महीने की कराओ। पहले तो हमने टिकट साइज ही बढ़ा दिया, 10,000 की जगह 1 लाख रुपए लेंगे, क्योंकि 1 दिन की नहीं दे रहे, 30 दिन की दे रहे हैं। दूसरा फायदा आपका क्या होगा, बिजनेस ओनर का क्या होगा, हैंड होल्ड सपोर्ट दे रहे हैं, हम एंड टू एंड सॉल्यूशन दे रहे हैं। हम ट्रेनिंग दे ही नहीं रहे, हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्या क्या प्रॉब्लम है, अच्छा ये प्रॉब्लम है, अच्छा इस पर्टिकुलर बंदे में ये प्रॉब्लम है, इसमें ये क्लोज नहीं कर पाता, ये ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाता, ये कन्विक्शन के साथ बात नहीं करता, इसके कम्युनिकेशन पे काम करना है, इसके बॉडी लैंग्वेज पे करेंगे ना, हैंड होल्ड करेंगे। पहली ट्रेनिंग दी, सब कुछ समझाया, उसके बाद कुछ होगा, आंसर इज नो, क्योंकि इंप्लीमेंट तो करा नहीं। डे 2 से मेन गेम स्टार्ट होगा यूजीएस ट्रेनिंग कंपनी का, जहां पे हैंड होल्ड करेंगे एक एक इंसान को और इंप्लीमेंट कराएंगे, रोल प्ले करेंगे, फीडबैक देंगे, इंप्लीमेंटेशन देंगे। तो यहाँ पे गेम चेंज हो रहा है। वही सर्विस 10 टाइम्स में बेच रहे हैं, वैल्यू इतनी ज्यादा क्रिएट कर दी उसकी, और एक्चुअली में वैल्यू है, बिजनेस ओनर को समझ में आ रहा है। उसके पास पैसा नहीं है 1 लाख देने का, 10,000 का ही बजट है, वो कहीं से भी अरेंज करके लाएगा, वो 1 लाख रुपए देगा, क्योंकि उसको समझ में आ गया क्या होने वाला है उसके बिजनेस के अंदर, उसकी सेल्स टीम के साथ क्या क्या होने वाला है। सर मनी इज नेवर एन ऑब्जेक्शन ना, इस पे तो लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई। मनी ऑब्जेक्शन है ही नहीं। वो कह रहा है सर लॉसेस चल रहे हैं, ऐसा है वैसा है, मेरा तो 10,000 का ही बजट है, 10,000 का बजट है, मैंने आपको समझाया, मेरी बात समझ में आई, हाँ आई, करा लो फिर। तो अगर आई तो फिर यहाँ आओ, नहीं समझ में आई तो फिर आप करा लो किसी से भी 10,000 में। हमारी सर्विस तो ये है, और आपको यू हैव टू जस्टिफाई दी वैल्यू ऑन टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्टिफाई कर दी ना, वो उधार लेके कराएगा, वो कैसे भी कराएगा, वो कराएगा। हाँ, नो ब्रेनर ऑफर तो दो। डू यू थिंक मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM इज अ स्कैम और अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल? सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है, लोग स्कैम की तरह करते हैं, 95% स्कैम कर रहे हैं, इसलिए उसको स्कैम कहा जाता है। मैंने आज तक लाइफ में कभी ट्राई नहीं करी, पर आई होल्ड अ गुड फीलिंग अबाउट इट। ओके। मुझसे आज 15 साल का लड़का जो ब्रोक है, कहता सर क्या करूं, कुछ सीखना है, मैं सीखना है MLM ज्वाइन कर ले। अच्छा। क्योंकि 1 साल में 6 महीने में जो बंदा वो बन जाएगा ना, उसको बेचना आ जाएगा, लोगों से बात करना आ जाएगा, प्रेजेंटेशन आ जाएगा, कन्विक्शन, कम्युनिकेशन, इतनी ट्रेनिंग होगी जो वो इंसान बन के खड़ा होगा। मैं कह रहा हूँ बिजनेस में फेल हो जाएगा, सॉरी, बिजनेस में फेल हो जाएगा, 1 रुपया नहीं कमा पाएगा, बहुत ही 1-2 हजार, बस 5-10 हजार रुपए कमा पाएगा। और जो ट्रेनिंग होगी वो 10 लाख रुपए तुम MBA में दे रहे हो, इससे बड़े MLM ज्वाइन कर ले। 6 महीने में लाइफ सेट मतलब यू विल बिकम, आप वो कहीं मैंने मजाक सुना था कि आलू डालो सोना निकलेगा, ऐसा कुछ था ना, राइट। तो आप यहाँ से जाओगे MLM की मशीन में और एक स्किल्ड बंदे बन के बाहर निकलोगे। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हाउ इज अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल, एक थोड़ा सा ग्लिम्स अगर आप दे। पार्डन, सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल कैसे है MLM? कैसे है? हाँ, कैसे नहीं है? देखो, जहां पर प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है वो टोटल स्कैम है। मेरे खुद के दोस्त कर रहे थे कुछ टाइम पहले, प्रोडक्ट नहीं है, मतलब आप मेरे पास आए बेचने के लिए, मैं आपके पास आया बेचने के लिए, सर इसमें 1 लाख रुपए आपको देने हैं, उसके बाद क्या होगा, क्या मुझे मिला? आपने पूछा भाई 1 लाख रुपए तो मैं दे दूंगा अंकित, मुझे मिला क्या हाथ में? सर आपको मिलती है कम्युनिटी को कहाँ जेब में रखो, मतलब कितने रुपए किलो मिल रही है कम्युनिटी, कहाँ मिल रही है, कहाँ है कम्युनिटी की? सर
आपको बिजनेस कम्युनिटी मिल रही है, करना क्या होगा सर, आपको अपने जैसे एक बेवकूफ पकड़ना है, ये बोलेगा नहीं वो यही मतलब वही है कि आप एक और बंदा पकड़ो, उसको आप 1 लाख का प्रोडक्ट बेचो, जैसे ही आपने बेचा 50,000 रुपए आपके, फिर वो बेचेगा, जब वो किसी और को बेच रहा होगा आप तो लाइन में नहीं हो ना, आप तो कहीं पर भी नहीं हो पिक्चर में, उसके बाद भी आप कमाओगे। इसको बोलते हैं स्कैम, जहां पर प्रोडक्ट इन्वॉल्व है ही नहीं। लेकिन अभी जो MLM कर रहे हैं लोग, उसमें कहीं ना कहीं छोटा मोटा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट डाल देते हैं जस्ट टू हाइड फ्रॉम द एजेंसी, जस्ट टू हाइड फ्रॉम द इंटेलिजेंस जो भी इसके पीछे पड़ी है। तो इस तरीके से वो अपना काम निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। इस पे मैं फिर से बताता हूँ, मैं कोई हिमायती नहीं हूँ MLM का, मुझे कोई मतलब नहीं है MLM से, पर मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। तो एक तो ये सिनेरियो हो गया कि जो वो तो बिल्कुल ही स्कैम है, प्रोडक्ट है। दूसरी बात करते हैं सिनेरियो ए और सिनेरियो बी। सिनेरियो ए, प्रोडक्ट जैसा कुछ नहीं, जबरदस्ती का बना रखा है ना, बहुत ही प्रीमियम है, ये एकदम आयुर्वेदिक है और ये एलोवेरा है, राइट। प्रोडक्ट सिनेरियो बी, जहाँ पे जेन्युइन प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, 100 में से 2 कंपनीज इंडिया में पक्का है। मैं तो उन 2 की तारीफ कर रहा हूँ और मैं इस मॉडल की तारीफ कर रहा हूँ। मॉडल में कोई बुराई नहीं है, तरीके से तो करे बंदा। डू यू थिंक पतंजलि और इस तरीके के और ब्रांड्स, इसमें इमोशनल ट्रिगर्स ज्यादा है? बिल्कुल है ना, लोग बाई कर रहे हैं तो इमोशनल ट्रिगर की वजह से ज्यादा बाई कर रहे हैं, बजाय इसके कि उस प्रोडक्ट में वो क्वालिटी है, वो यूएसपी है। यू थिंक दैट? 100% सेलिंग की साइंस शुरुआत यहीं से होती है। क्या? that people buy through emotions and then afterwards they justify it rationally। क्या बोला मैं? they buy through emotions, यहां से खरीद रहे हैं दिल से, और बाद में कमरे से बाहर जाके जब परचेज कर ली, उसके बाद उसको जस्टिफाई करेंगे रैशनली, भाई इसमें ये अच्छी, they justify the product, बिल्कुल है ना, खुद जस्टिफाई करेंगे, ये कारण था इसलिए मैंने लिया है, ये माइंड को लगा के हर जगह होता है। तो जो सेल्स पर्सन रैशनली बेचने की कोशिश कर रहा है वो बढ़िया नहीं है, बढ़िया वो है जो इमोशनली बेचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इमोशंस सर स्टोरी टेलिंग सिखाते हैं हम लोग। ओके, सेल्स में स्टोरी टेलिंग सिखाते हैं, जिसको स्टोरी टेलिंग आ गई ना, गेम चेंज। एक पिच करने का तरीका क्या है? सर ये है मेरा पेन, सर ये इसके फीचर्स, ये हर कोई तो वही कर रहा है, एवरी अदर टॉम डिक हैरी इज कमिंग एंड वही ब्ला 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 ब्ला, वही तो कर रहा है हर कोई। yes. कुछ अलग करो ना सर। आप ही के बराबर वाले चैम्बर में, आप ही के बराबर वाली फैक्ट्री में मिस्टर शर्मा, हाँ मिस्टर शर्मा दोस्त है अपना, सर उनको ये पेन दिखाया था और उन्होंने ये लगाया, उसके बाद ये हुआ, ऐसे हुआ। मैं हम लोग करते हैं, क्या करते हैं हम लोग करते हैं एथिकल सेलिंग। क्या? अगर उसको समझ नहीं आ रही हमारी चीज की भाई मैं तो 10,000 की चीज ही लूंगा, हम कंपेयर नहीं करा पा रहे उसको, हम अपनी यूएसपी नहीं बता पा रहे, ऑलराइट। आप ही के इंडस्ट्रियल एरिया में मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा और ये मिस्टर गुप्ता जी ने लिया था, तब उनका रेवेन्यू ये था, और आज 6 महीने के बाद उनका रेवेन्यू ये हो चुका है, केवल और केवल इस ट्रेनिंग की वजह से। कहो तो बात कर रहा हूं, इसको स्टोरी टेलिंग मेथड में करना है। स्टोरी टेलिंग का फायदा क्या है कि आपकी फेवरेट मूवी क्या है? कोई हिंदी बता, बॉलीवुड से मैंने देखी, ऑडियंस रिलेट कर पाएगी। ओके, 3 इडियट्स है वैसे। 3 इडियट्स में जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम फुंगसुक वांगडू, मतलब बाकड़ू, और या फिर रणजोड़ दास चांचड़ दोनों ही खतरनाक नाम है। तो फुंसुक वांगडू वो ऐसी बातें, वो बहुत अच्छी बातें कर रहा था, बहुत जेन्युइन बातें कर रहा था, है ना। क्या मूवी के दौरान ऐसा लग रहा था कि यार ये फुंसुक वांगडू मैं ही तो हूं, मैं ही तो कहना चाहता हूं, मैं ही तो दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि यार जो दिल में आए वो करो, जिसमें मजा आ रहा है वो करो, पैशन को फॉलो करो, ये वांगडू मैं ही तो हूं। तो अधिकतर स्टोरी में यही होता है कि आपको लगता है कि यार ये हीरो मैं ही तो हूं, अच्छा ये तो करना है। हाँ। कॉम्पिटिटर का के बारे में बताना या फिर किसी और के बारे में, मिस्टर शर्मा ने देखो ऐसे लिया था, आज उनके साथ ये हो गया। तो बार बार वो बंदा जिसको आप पिच कर रहे हो वो बार बार शर्मा जी के शूज में खुद को रखने की कोशिश कर रहा है। अच्छा ऐसे हो गया यार, मेरे साथ भी ऐसे हो गया। तो आपने विजुअलाइज करवा दिया ना, विजुअलाइज करवा। स्टोरी टेलिंग का ताकत ही यही है, तो इस तरह से किया जा सकता है। डू यू थिंक कि आपके प्रोडक्ट, जो भी आपने प्रोडक्ट डिजाइन किया या फिर जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, उस प्रोडक्ट में यू हैव टू फिल द पर्पस एनी हाउ, आपको पर्पस डालना पड़ेगा तभी बिकेगा। लेट मी कोट वन एग्जांपल, टूथपेस्ट का कोई ब्रांड ले लेते हैं, लेट्स से कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, उन्होंने ये अपना डाल दिया कि यार ये दिस इज द पर्पस, है ना। उसके बाद मे बी यूएसपी कह सकते हो आप इसको, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर्पस इसलिए कि सेंसोडाइन, लेट्स टेक वन एग्जांपल, ऑल्दो सेंसोडाइन ने हमें एंडोर्स नहीं किया है कितने पैसे लिए आपने सो बट स्टिल कि मे बी वो कहते हैं कि आपकी दांत में झंझनाहट है ना, कि स्पेसिफिकली टारगेटिंग वन पेन पॉइंट ऑफ द कस्टमर एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री, लोग खरीदेंगे। यू जस्ट आप उनके प्रॉब्लम को इरेडिकेट कर दो अपने प्रोडक्ट से, रिप्लेस देयर प्रॉब्लम, मतलब उनको एक सॉल्यूशन दे दो, है ना। आइदर नहीं तो आपको बेचने में मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप वही फार्म कोई भी प्रोडक्ट है जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स पूरी कंपनीज बना रही हैं, आप धड़ल्ले से वही आप भी बनाना शुरू कर दो,
without solving one purpose, one any pain point of the Pain point. customer, है ना, आपको बेचने में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. एब्सोल्युटली. एक होती है मास सेलिंग, एक होता है सेगमेंटेड सेलिंग. मास सेलिंग करने अगर ये आते हैं जिसका आपने नाम लिया तो शायद रल जाते हैं. बड़े बड़े कई हजार करोड़ के टर्नओवर के प्लेयर्स बैठे हैं, ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन इतना स्ट्रांग है, ये कहीं भी कैप्चर ना कर पाते, आसपास भी ना आ पाते. उन्होंने मास को हटाया, सेगमेंटेड पे आ गए, एक सेगमेंट को पकड़ा, एक पेन को पकड़ा, झंझनाट, और हिट हो गए. तो हमें सोचना है कि हमें मास पे जाना है या सेगमेंटेड पे जाना है. मेरा टारगेट ऑडियंस, यूजीएस ट्रेनिंग का टारगेट ऑडियंस क्या है? कॉर्पोरेट्स हैं? बिल्कुल भी नहीं. छोटे बिजनेस ओनर? बिल्कुल भी नहीं. एसएमईज जहां हम ट्रेनिंग देने जाते हैं, हमारे ट्रेनर्स ट्रेनिंग जाते हैं, B2B की बात कर रहा हूं, वहां पर एसएमईज आर टारगेट ऑडियंस. तो टारगेट ऑडियंस को समझना पड़ेगा. सेल्स फनल को कैसे क्रिएट करना है? इफ समवन इज होल्डिंग अ बिजनेस या फिर कोई सेल्स पर्सन है, वो अपने काम में एआई को इंटीग्रेट करना वो सीख चुका है, लेकिन अब एक सेल्स फनल क्रिएट करने की बात है, उसमें सिर्फ एआई का इंटीग्रेशन नहीं, बहुत सारी चीजें आई थिंक पिक्चर में होती हैं. बिल्कुल. सो व्हाट इज अ सेल्स फनल एंड हाउ डू आई इंटीग्रेट सेल्स फनल इन माय सेलिंग या फिर इन माय बिजनेस? तो एग्जांपल लेते हैं कोचिंग इंडस्ट्री का. फनल की बात बता रहा हूं मैं. एक होता है पुश मार्केटिंग, एक होता है पुल मार्केटिंग. पुश मार्केटिंग क्या? मैं आपको पुश किए जा रहा हूं, भाई मेरा माल ले 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 ले. मैं सेल्सी बायजूस का एग्जांपल लग रहा. अरे टोटल हार्डकोर एग्जांपल, मस्त रहेगा. हार्डकोर सेलिंग, टोटल अनएथिकल सेलिंग. वो तो इनकेस कहीं मैंने सुना कि डराते भी थे पेरेंट्स को कि भाई लो नहीं तो गए काम से, पता नहीं, छोड़ते हैं उसको. पुश मार्केटिंग. दूसरा है पुल मार्केटिंग. बंदा आपके पास खींचा चला आ रहा है. पुल मार्केटिंग. पुल मार्केटिंग गेम चेंजर है. कैसे? अभी अभी एक हफ्ता पहले मैंने एक बैच लॉन्च किया, ASMP, एडवांस्ड सेल्स एंड मार्केटिंग मशीन प्रोग्राम. एडवांस्ड सेल्स एंड मार्केटिंग, ASMP. मेरी लाइफ का पहला बैच है वो. पहला क्यों? क्योंकि हम पहले B2B कर रहे थे, कॉर्पोरेट्स में जाते थे. ये मैं छोटे बिजनेस ओनर के लिए लेकर आया हूं. आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, 1 करोड़ कमा रहे हो, 10 करोड़ कमा रहे हो, आ जाओ. ठीक है. तो क्या तरीका था? पहला तरीका क्या था? मैंने लीड जनरेट करी और टीम ने कॉल करना शुरू करा. सर ASMP करेंगे? सर आपकी क्या प्रॉब्लम है? सर बिजनेस ग्रो करना है? सर सेल्स ग्रो करनी है? ASMP. वो क्या कहते हैं, क्या कहेंगे वो? मोस्ट ऑफ द टाइम्स कहेंगे यार नहीं करनी है, नॉट इंटरेस्टेड. कौन? अंकित. अरे क्या ASMP? कौन सी सेल्स बढ़ानी है? किसने कॉल लगा दिया? किसने नंबर दिया? ये सब तो होता है. ये होता है पुश मार्केटिंग में. हमने पुल मार्केटिंग करी. फनल की बात कर रहा हूं मैं. कैसे? हमने एक गूगल फॉर्म बनाया, सिंपल गूगल फॉर्म, और वो हमने अपने इंस्टाग्राम पे और हर जगह पे लगा दिया, अलग अलग हैंडल्स पे लगा दिया. उस फॉर्म के अंदर ये लिखा था दैट इफ यू वांट टू ग्रो योर सेल्स, अगर आप सेल्स को ग्रो करना चाहते हो और सच में कमिटेड हो तो इस फॉर्म को भरो. यू आर अप्लाइंग फॉर माई प्रोग्राम. मैं एक प्रोग्राम करने जा रहा हूं नेक्स्ट मंथ में, 1 महीने का वो प्रोग्राम होने वाला है. अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो हम आपको इनवाइट करेंगे, कॉल करेंगे, एक 1-to-1 कॉल करेंगे आपके साथ, क्लैरिटी कॉल, आपकी पेमेंट लेंगे और आपको ऑनबोर्ड कर लेंगे. ठीक है जी. यहाँ पे क्या हुआ? गेम चेंज हो गया. मार्केटिंग का तरीका ही बदल गया. अब यहाँ पे ना वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि व्हाई अंकित शुड टेक हिम इन हिज बैच. गेम उल्टा हो गया. क्वेश्चंस क्या क्या पूछे. मैं फनल में लीड को क्वालिफाई करने की इस टाइम बात कर रहा हूं. फनल में 100 पीपल आए, आपको तो 10 चाहिए बैच में. वो 10 कैसे निकलेंगे? और वो 10 ऐसे होने चाहिए कि एफर्टलेस सेलिंग होनी चाहिए. एफर्टलेस, एफर्ट ना लगाने पड़े टीम को. सर अंकित सर का ASMP बैच है, बुलशिट. अगर हमने भी वो काम करा फिर किस बात के ट्रेनर हुए? ठीक है जी. तो क्या हुआ? लोगों ने फॉर्म भरा. फॉर्म के अंदर क्वेश्चंस किस किस तरह के थे? 2 चीजें मेजर मैंने पता लगाने की कोशिश करी. पहला, बाइंग कैपेसिटी. बाइंग कैपेसिटी. भाई अगर वो ब्रोक है, सर मैंने तो आज तक पहली सेल भी नहीं करी, या फिर मैं तो ऑलरेडी 100 करोड़ के लॉस में चल रहा हूं या 10 करोड़ के लॉस में चल रहा हूं, वो परचेज करेगा? शायद बाइंग कैपेसिटी उसकी नहीं है. दूसरा, बाइंग इंटेंट. बाइंग इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. कोचिंग इंडस्ट्री में बाइंग इंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम सवाल पूछते हैं. उस फॉर्म में पूछा है हमने, क्या? गिव अस टॉप 3 रीजंस दैट व्हाई ARJ शुड वर्क विद यू. तू बता. अंकित नहीं बता रहा है. उल्टा हो गया काम सर. अंकित बेच ही नहीं रहा है, तुम बेच रहे हो खुद को कि भाई मैं ये टॉप 3 रीजन है इसलिए अंकित को मुझे ले लेना चाहिए. इंटेंट क्लियर हो गई. तो उस तरह से हम लोग उनको फिल्टर कर रहे हैं और 100 में से टॉप 10 से बात करी और उनको क्लोज कर दिया. और फिर वो पेमेंट लिंक लेके बैठे हैं. सर ये बताइए पेमेंट कहाँ करनी है? अदरवाइज टीम कॉल, सर पेमेंट करवा दीजिए, यहाँ कराऊंगा कल, सर पेमेंट करवा दीजिए, यहाँ देखता हूं. तो इस तरह से मार्केटिंग को सेट राइट करना है. सेल्स, दिस इज द बाय प्रोडक्ट, जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था. मार्केटिंग इज द गेम चेंजर. अंकित सर, थैंक यू सो मच एंड फॉर शेयरिंग दिस मच ऑफ विजडम विद अस. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल्स के ऊपर ऐसा पॉडकास्ट बहुत ही वेराइटीज हो गई इसमें. यू बीइंग एन गवर्नमेंट ऑफिसर से लेकर क्रिएटिंग सेल्स फनल, बीइंग द बेस्ट सेल्स कोच, है ना,
तो इतना सारा कुछ एक शो में कभी तक नहीं हुआ, ऊपर से हमने मैनिफेस्टेशन और एनएलपी की भी जो बात की ना, दैट इज मुझे लगता है कि ये नहीं है कहीं पे भी अभी तक, ये हम कुछ नया दे रहे हैं अपने ऑडियंस के लिए। यस। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अब टुवर्ड्स द एंड कुछ ऐसे टेक अवेज, कुछ ऐसे एक्शनेबल पॉइंट्स मैं आपसे जरूर लेना चाहूंगा। ये पॉडकास्ट तो एनीवे हेल्प करने वाले लोगों को जो लोग सेल्स या सेल्स कोचिंग सीख कर रहे हैं, लेकिन अदर देन दिस व्हाट वर योर टेक अवेज फ्रॉम एनी मूवीज, बुक्स, लाइफ इवेंट्स, कोई कोचिंग का, सेमिनार्स, कहीं से भी कुछ ऐसा लाइफ का कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग लर्निंग पॉइंट आपका जो लोगों को भी हेल्प कर पाए? श्योर। मूवीज बता देता हूँ। हाँ। गुरु, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज। ओके। अगर नहीं देखी है किसी ने, बिजनेस ओरिएंटेड है, एंटरप्रेन्योरशिप सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, गुरु इज द फर्स्ट मूवी। एक बार नहीं 10 बार देखना, मैंने 50 बार देखी है। सेकंड मूवी इज रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, आई थिंक, यस, रणवीर कपूर। आपने पहले भी कोट किए इसे ओके पॉडकास्ट में, नहीं पॉडकास्ट में विद द कॉन्वर्सेशन आपने हर बार बोला। ओके ओके ओके। तो ये दो मूवीज मस्ट वॉच है। और अगर मैं कुछ बताना चाहूँ, वही तीन चीजें घिसी पिटी 3 चीजें हैं, पर सच में किसी ने कर ली तो लाइफ चेंज होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। पहला है डिसिप्लिन, देन हैबिट्स एंड देन कंसिस्टेंसी। घिसी पिटी है एकदम, पर करना कोई नहीं चाह। एंड आई थिंक कि कंसिस्टेंसी ना अभी गेम चेंजर है, क्योंकि बंदे फोकस ही नहीं कर पा रहे, कंसिस्टेंट रह ही नहीं पा रहे। और ऐसे में अगर आप कंसिस्टेंट हो गए तो बहुत आसान है। डू यू टेक एनी मास्टर क्लास और फ्री वेबिनार्स? ओह यस, फ्री वेबिनार्स अब मैंने शुरू किए हैं B2C। हमारे ऑडियंस के लिए आप प्लीज 100%, हम लोग नीचे जो भी कमेंट करेगा वेबिनार विल प्रोवाइड लिंक फॉर दोज पर्सन एंड दे कैन गेट टू योर वेबिनार, एंड उनको कुछ ना कुछ डेफिनेटली कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो कमेंट डाउन वेबिनार एंड यूल गेट लिंक ऑफ अंकित जैन सर्स वेबिनार्स और एनी मास्टर क्लास जो भी वो नेक्स्ट करेंगे। 90 मिनट वेबिनार हम लोग करने वाले हैं। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि मंथ में 1 या 2 वेबिनार करा करेंगे, सो दैट वो 90 मिनट्स में ही कुछ निचोड़ अगर कोई बंदा ले गया और एग्जीक्यूट कर लिया, पलट जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है, डेफिनेटली यू आर अ वैल्यूएबल एंड यू डेफिनेटली वांट टू चेंज योर लाइफ। कुछ अलग करने का आप में है, एंड मे बी दिस पॉडकास्ट हैड डिलीवर्ड यू योर इनविजिबल मिडल, एंड दैट्स द पर्पस of sitting us here and talking. Thank you so much for listening to this podcast, and do share it with those person who you really want कि उनको लाइफ में चेंज मिल सकता है या उनको उनका इनविजिबल मिडल मिल सकता है। That's all from us. Signing out. आशुतोष, thank you so much for watching. Thank you.